नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश के सियासी मौसम में इस वक्त इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। देश के सियासी मौसम में मौसम जबरदस्त गर्म है और इस गर्म मौसम में इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। आज उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र जो है उसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली में ऐसा माहौल बना जिसकी कल्पना बीजेपी ने कभी सपने में भी नहीं की होगी। मोदी और अमित शाह घूम घूम कर बीजेपी सरकार बनने के दावे कर रहे हैं, लेकिन आज फूलपुर में 45 डिग्री तापमान में और लाखों लोग जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त रैली में अपने नेताओं यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की झलक पाने के लिए उनको सुनने के लिए उमड़े, उनसे एक तरह से अब तक के सारे रिकॉर्ड कह सकते हैं कि इन दोनों ने तोड़ दिए, या इन दोनों ने नहीं बल्कि वहां का जो जन सैलाब है इसने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये आप भीड़ देखिए, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। ये बिल्कुल आंधी है और ये उत्तर प्रदेश के फूलपुर की तस्वीर है और इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां का नजारा क्या है। ये सब ऐसा लग रहा है जैसे इस पूरे मंच की तरफ बढ़ना चाहते हैं, चढ़ना चाहते हैं मंच पे और एक झलक पाना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, अपने प्रिय दोनों नेताओं से मिलना चाहते हैं। तो इस पूरे चुनाव में अब तक ऐसी भीड़ किसी रैली में नजर नहीं आई। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कैसे इंडिया गठबंधन के समर्थक वोटर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए वहां उमड़े पड़े हैं। फूलपुर में राहुल गांधी ने बेरोजगारों को नौकरी देने के वादे को दोहराया और बताया कि कैसे उन्हें ठकाठक नौकरियां मिलेंगी। आइए जरा सुनते हैं राहुल गांधी कैसे कह रहे हैं कि ठकाठक नौकरियां हम देंगे। सुनिए। जा रहे हैं, यहां जो युवा आए हैं, आपके बैंक अकाउंट में भी ठकाठक होने जा रहा है। 8,500 रुपए बेरोजगार ग्रेजुएट्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए और बेहतरीन ट्रेनिंग आपको हम देने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। हम आपके जेब में पैसा डालकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल के पेट्रोल में के फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाला जाता है और फिर चाबी घुमाई जाती है, वैसे ही हम आपके फ्यूल टैंक में, करोड़ों लोगों के फ्यूल टैंक में साल का 1 लाख रुपए ठकाठक डाल रहे हैं। भाइयों और बहनों, अग्निवीर स्कीम है, इस स्कीम को हम कूड़ेदान में फेंकेंगे। जो पुराना तरीका था, एक तरीके के शहीद। तो सुन रहे थे आप यहां पर ठकाठक 1 लाख रुपए महिलाओं को और उसके अलावा युवाओं अग्निवीर योजना को हम कूड़ेदान में डालेंगे। ये सब बात यहां पर इसी भीड़ में, इसी हुजूम में। जरा इसको स्क्रीन पे फुल स्क्रीन ले आइए जरा साउंड के साथ, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ सुना जा रहा है, सुन लें जरा फुल स्क्रीन ले आइए इस विजुअल को। और यहीं पर अखिलेश यादव ने बताया कि यह चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, नॉर्मल चुनाव नहीं है। जरा सुन लेते हैं अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे थे इसी मंच से, सुनिए। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है 2024 का। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। जिस तरीके से संविधान मंथन हुआ था, उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम और आप लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। बताओ, संविधान बचाओगे? यहां पर जो हमारा किसान खड़ा है,
जानता होगा उसकी आय दोगुनी नहीं हुई, किसान ने आत्महत्या कर ली और दिल्ली की 10 साल की सरकार में 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इन्होंने किसानों की आवाज दबाने के लिए न जाने क्या क्या किया, पुलिस प्रशासन और आंदोलन को समय समय दबाने का काम किया, लेकिन किसानों का आंदोलन रुका नहीं। आने वाले समय में यहां किसानों की मदद होने जा रही है, उनके कर्ज के लिए व्यवस्था की जा रही है, वहीं उनकी खुशहाली के लिए फसल की एमएसपी देने के लिए भी कानूनी अधिकार बनाने जा रहे हैं। तो आप सुन रहे थे यहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यह सामान्य चुनाव नहीं है और दिख भी नहीं रहा ये सामान्य, और देख रहे हैं कि अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, ये दोनों इसी मंच पर विराजमान और अपना भाषण किस ढंग से दे पा रहे हैं। हुजूम जो है, लोगों का जनसैलाब वो आगे बढ़ा चला आ रहा है और चाहता है कि किसी भी तरह अपने नेता की एक झलक पा लें, उनसे मिल लें। तो ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं कि किस तरह अखिलेश यादव और राहुल गांधी यहां पर अपना भाषण दे रहे हैं और कैसे यहां भीड़ जो है वो उमड़ी आ रही है। आलम ऐसा हो गया था कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव पूरा भाषण भी नहीं दे पाए और उन्हें बीच में ही दूसरी रैली के लिए निकलना पड़ा अपने भाषण को रोककर। फूलपुर के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रयागराज जिले के दूसरी रैली के लिए करछना के मुंगारी पहुंचे थे और इस रैली में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। उत्साहित भीड़ बैरिकेड्स तोड़कर मंच तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। इतना जनसैलाब था और कि अभी तक पूर्वांचल की राजनीतिक रैलियों में ऐसा जनसैलाब कहीं देखने को नहीं मिला। आज फूलपुर के माहौल को की एक तस्वीर और राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर पर, एक्स पर शेयर की है, साझा की है और कैप्शन में दिया है इंडिया की आंधी। जरा इसको देखिए, ऊपर राहुल गांधी इस तस्वीर के साथ, ये राहुल गांधी ने इस पूरी तस्वीर के साथ में लिखा है इंडिया की आंधी प्रयागराज। ये सेल्फी लेते हुए राहुल गांधी और सेल्फी में पीछे देखिए जनसैलाब है और लिख रहे हैं इंडिया की आंधी। इससे साफ समझ में आता है कि परिस्थितियां कितनी बदली सी अब नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने भी एक वीडियो शेयर करके दिखाया है कि फूलपुर का नजारा कैसा था। आइए जरा कांग्रेस के उस ट्वीट को देखते हैं और कांग्रेस का ये वीडियो है, इसी कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर किया है। देखिए राहुल गांधी, और यहीं पर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहीं पर इन्होंने शेयर किया था और ये हाथ में राहुल गांधी भाषण देते वक्त संविधान दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस ने इसे अपने ट्विटर हैंडल से साझा करते हुए, और ये देखिए बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर, और ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इससे साफ आपको समझ में आ जाएगा कि लोग किस कदर आज बेकाबू थे, बेताब थे और चाह रहे थे कि एक झलक पाने के लिए मंच तक आ जाएं। तो दोस्तों, फूलपुर कभी आप जानते हैं कि नेहरू जी का संसदीय क्षेत्र हुआ करता था। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो हैं, बीपी सिंह, भी इसी सीट से 71 में चुने गए थे, लेकिन 84 के बाद से यहां कांग्रेस हारती रही। फूलपुर की बात कर रहा हूं, और कभी बसपा तो कभी बीजेपी तो कभी समाजवादी पार्टी यहां से जीतते रहे और इस वक्त वहां पर बीजेपी से सांसद हैं। लेकिन आज के बाद इस सीट का इंडिया गठबंधन के खाते में आना, इस भीड़ से, इस जनसैलाब से आप कह सकते हैं कि ये आना तय दिख रहा है। वैसे भी कल होने वाले 5वें चरण के चुनाव में बीजेपी की हालत अभी से खराब दिख रही है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में कल वोटिंग होनी है, लेकिन अब तो विश्लेषक, जो समीक्षक हैं, राजनीतिक समीक्षक, वो कहने लगे हैं कि 4 चरणों में ही नतीजे तय हो गए हैं जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में हैं और बाकी के 3 चरण अब केवल औपचारिकता हैं। फूलपुर की आज की रैली ने इस बात पर मुहर भी लगा दी है। तो आइए दोस्तों, आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या इंडिया की आंधी में उखड़ गई है बीजेपी, क्या विपक्ष ने दे दी है मात, ये समझेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया की रैली में जो ये जन समूह जो उमड़ा है, जो हुजूम उमड़ा है, ये क्या कुछ कहता है।
चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं। देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, मुकेश कुमार सिंह साहब हैं, प्रेम कुमार जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। आपने तस्वीरें देखी और लाइव वीडियो भी देखा होगा, आपने जब लाइव टेलीकास्ट चल रहा था उस समय भी देखा होगा। एक तरह की एक अलग आंधी, और गर्मी में ऐसी आंधी आया करती हैं जब हम लोग गाँवों में रहते थे बचपन में, आम के पेड़ के नीचे जब आराम फरमा रहे होते थे गर्मी से थोड़ा सा उससे छुटकारा पाने के लिए, और ऐसी आंधी आती थी तो फल भी गिरते थे और मज़ा भी आता था। लेकिन यहाँ पर ये फल किसके गिर रहे हैं, किसके लिए गिर रहे हैं, और यहाँ जितना आप देखिए जो हुजूम है उस हुजूम के बीच राहुल गांधी को मज़ा तो आ रहा है। एक तो दोनों नेता आपस में गुफ्तगू करते हुए, और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो वहां पर बिल्कुल परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये दोनों वहां पर लुत्फ उठा रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। देखिए बातें कर रहे हैं दोनों, और ये महत्वपूर्ण है, यहां पर कोई बुराई नहीं है, ये अच्छाई जिसे बयां कर रहा हूं। इसलिए क्योंकि अगर आपके पक्ष में इतना बड़ा हुजूम हो, जन सैलाब हो, तो इसके बाद आपको कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको सुनने आए हैं तो भाषण अगर आप नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं। तो ये जो, और राहुल गांधी यहां सेल्फी जिन्होंने अभी जो सेल्फी लेकर उन्होंने जिसे अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया, पोस्ट किया है, वो भी आप लोगों ने देखा। जरा यहीं से इस चुनाव के आगे के नतीजे की तरफ बढ़ते हैं। क्या हम जो लिख रहे हैं कि विपक्ष ने बीजेपी को दे दी है मात, ये अभी से जल्दबाजी है या इस दिशा में बढ़ता हुआ कदम दिखाई देता है? प्रेम कुमार जी। जी शुक्रिया राजीव जी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें, जहां योगी मॉडल, मोदी मॉडल, सबका एक्सपेरिमेंट मॉडल, और जहां ये बीजेपी के गढ़ के तौर पर गुजरात के बाद समझिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये बीजेपी के गढ़ रहे। इस उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण में जो बदलाव हम लगातार चिन्हित करते रहे हैं, हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा केमिकल रिएक्शंस के तौर पर जनता में प्रतिक्रियाएं हुई हैं, और एक नया जनमत खड़ा होता दिख रहा है। और ये जनमत विपक्ष के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है, राहुल गांधी के करिश्माई नेतृत्व और साथ में अखिलेश यादव की मौजूदगी, इन सब का एक मिला जुला प्रभाव है। ये अनएक्सपेक्टेड है। देखिए हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे चरण के चुनाव देखे, लेकिन क्रमशः जिस तरीके से मजबूत होती चली गई इंडिया की टीम, या विपक्ष जिस तरह से मजबूत होता चला गया, ऐसी कल्पना तो हमने भी नहीं की थी, शायद ही किसी ने की हो। कि देखिए एक तरफ ये भीड़ है और दूसरी तरफ स्थिति ये है कि नरेंद्र मोदी जी को अमेठी में अपनी प्रस्तावित सभा भी छोड़ देनी पड़ी। उन्होंने त्याग दिया कि हम अमेठी में भाषण नहीं करेंगे। न रायबरेली गए, न अमेठी गए, और इसके अलावा प्रतापगढ़ की रैली किसको नहीं याद रहेगी, जहां जब नरेंद्र मोदी बोलने लगे तो जो मामूली भीड़ वहां मौजूद थी वो भी मैदान छोड़कर जाने लगी। जी भाई, रायबरेली की ही सभा थी संभवतः, जहां एक पत्रकार को पीटा गया था अमित शाह जी की रैली में, और वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि देखो ये महिलाएं 100 रुपए के लालच में आई हैं। उस बात का खुलासा हो रहा है। यानी सत्ताधारी दल के जो स्टार प्रचारक हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनके यहां यह हाल है कि मैदान से भीड़ भाग रही है। जो आई है वो 100 रुपए के लालच में आई है। और दूसरी तरफ ये नजारा है जो आप देख रहे हैं कि इसको ही कहते हैं जन सैलाब। हम लोग आमतौर पर जन सैलाब शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सही मायने में इसको फील करने का ये वक्त है जो फूलपुर में आप दिखा रहे हैं। और ये भीड़ वास्तव में
पूरे उत्तर प्रदेश के बदलती चुनावी फिजा को बता रही है। और हमें तो लगता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में और अधिक मौजूद रहने और अधिक सभाएं रखने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। ये मुझे लगता है अगर वो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो उनके जो कार्यक्रम, ये भीड़ क्यों जुटी है? ऐसा तो है नहीं कि उनके नाटक देखने आई है कि रामलीला देखने आई है। ये भीड़ जुटी है एक उम्मीद के साथ। वो उम्मीद है महिलाओं को 1 लाख रुपए देना, वो उम्मीद है नौजवानों को पक्की नौकरी देना, वो उम्मीद है किसानों को एमएसपी की गारंटी, और वो उम्मीद है अग्निवीर की समाप्ति की घोषणा। ये सब मोटी मोटी बातें हैं। और दूसरी तरफ अगर दूसरी सरकार आ जाती है तो न अग्निवीर हटने वाला है, न एमएसपी मिलने वाला है, न कोई ओल्ड पेंशन स्कीम पर बात करेगा, और वहां तो सिर्फ और सिर्फ धर्म और दूसरी चीजों पर बात होगी। रोजगार पर कोई बात नहीं होगा, महंगाई पर कोई बात नहीं होगी। कोई भरोसा, इतनी चर्चा हो गई महंगाई पर, मानने को तैयार नहीं है मोदी सरकार की महंगाई है। वो तो हमेशा कहते हैं आंकड़ों के दिखा करके कि महंगाई हमारे यहाँ कम हुई है, मानते ही नहीं कि महंगाई कम हुई है। अरे खरीदने की शक्ति चली गई जनता की, थाली हल्की हो गई, रहन सहन का स्तर कम हो गया, सारे इंडिसेस में दुनिया के स्तर पर हम पिछड़ गए, और उसके बाद भी सरकार नहीं मान रही है। तो ये जो फर्क है, दोनों चीजों को मिलाकर के जनता एक तरफ निराश है, दूसरी तरफ आशा है। तो आशा और उम्मीद के साथ ये जुटी हुई भीड़ है। हम समझते हैं कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस का खाता सीज है, एक ऐसे समय में जब पार्टियों के पास पैसे नहीं है, रैलियां कम हो रही हैं, कम कर नहीं पा रहे हैं, ये बिना खर्चे के ये जो भीड़ जुट रही है, ये बताती है कि चुनाव जीतने के लिए पैसा सबसे जरूरी नहीं है। पैसा जरूरी है, वो कहते थे ना, वो बीजेपी के नेता जुदेव जी कह गए थे ना, खुदा की कसम पैसा ईमान, कुछ ऐसा ही था कि ईमान तो है लेकिन खुदा से कम तो भी नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। रुपया खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं, खुदा से कम भी नहीं, वो कह गए थे। लेकिन इसका उलट सीन है यहाँ जनता जो है खुदा है और खुदा से कम भी नहीं, दोनों समझिए। ये सीन बदल गया है। जनता ने साबित कर दिया है कि बिना पैसे से भी चुनाव जीता जा सकता है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बिना पैसे से भी आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट है वो सीज है और उस पर कार्रवाई रोकी गई है जब तक ये चुनाव है। चुनाव के बाद आगे जो भी हो, लेकिन क्या चुनाव में ये जनसैलाब कुछ और कारनामा करके दिखाएगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव फूलपुर में थे और उसके बाद आज दोनों जो उनके कार्यक्रम थे वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में ही थे, और वहां पर जो हुजूम इस ढंग से उमड़ा कि राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और उनके चाहने वाले जो, और खासकर यंगस्टर्स, युवा, वो उनसे हाथ मिला रहे थे। मतलब एक अलग नजारा था। उस नजारे को देखकर आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि क्या कुछ रहा होगा। और फाइनली उनके सुरक्षा कर्मियों ने वहां से इन दोनों नेताओं को वहां से बाहर निकाला और इन्हीं से अपील करवाया कि आप लोग जरा शांत रहिए। लगातार ये हुजूम वहां पर बना रहा, ये जनसैलाब बना रहा, और उसकी तस्वीर लाइव हम लोगों ने अपने चैनल पर उसी समय लाइव टेलीकास्ट की थी। आप लोगों में से कई साथी देखे होंगे और उसी की वानगी हम यहां पेश कर रहे हैं। लेकिन यहां से जब कल 5वें चरण का मतदान है और 49 सीटों पर, 49 सीटों पर कल वोटिंग है, जिसमें महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र जहां खत्म हो रहा है चुनाव, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार है आप जानते हैं, और साथ में पश्चिम बंगाल है। इन राज्यों में क्या तस्वीरें बनेंगी, ये सब कुछ हम लोग इस कार्यक्रम के जरिए देखेंगे। अभी दो साथी हमारे और जुड़ गए हैं और दोनों की तस्वीर भी ले आइए स्क्रीन पे। हमारे साथ मुकेश जी तो जुड़े हुए हैं ही, और उधर जुड़े हुए हैं, उधर धनंजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और थोड़ी देर में स्क्रीन पे दिख तो रहे थे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी भी, वो भी आ रहे हैं। तो धनंजय जी का भी स्वागत करता हूं, और थोड़ी देर में आ जाएंगे स्क्रीन पे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। लेकिन मुकेश जी, आपके पास आना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते, सुनते, समझते आए हैं आप, उस लिहाज से भी जानना चाहता हूं फूलपुर में जो कुछ हुआ, और उसके अलावा दूसरी जो एक जगह है, मैं नाम जरा अभी भूल रहा हूं, अभी अपनी प्रस्तावना में जरूर उस नाम का जिक्र कर रहा था, और
लेकिन सबसे बड़ी बात कि पूर्वांचल करछना में दूसरी रैली थी करछना, और पूर्वांचल की, अब ये पूर्वांचल की तरफ बढ़ते हुए हम देख रहे हैं इस चुनाव को। और ऐसे में ये रैली क्या एक शुरुआत, यानी अभी तो ये शुरुआत है कह सकते हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या, और जब इसको हम आगे बढ़ाते हैं बनारस तक जाएंगे तो कुछ और नजर आएगा क्या, क्या कुछ देखा जाए, क्या कुछ समझा जाए। मुकेश कुमार सिंह साहब। देखिए राजीव, आपको ध्यान हो कि जब हम लोगों ने शुरुआत में, और मुझे अच्छी तरह से याद है, अमलेंदु जी ने सब पहले चरण का जब चुनाव खत्म हुआ था, अमलेंदु जी ने कहा था कि यहाँ से जो फिजा बनी है, हम लोगों के दर्शक भी इस बात को रिकॉल कर सकते हैं, ये फिजा अब पूरे के पूरे चुनाव में कायम रहेगी। और लगातार उस बात को हम लोगों ने हर चुनाव के बाद रिपीट किया है। ये जो जन सैलाब हम देख रहे हैं, ये सेल्फ मोटिवेटेड जन सैलाब है। बिल्कुल ठीक कहा प्रेम कुमार जी ने कि इसको कोई खरीद के नहीं ला सकता, ये स्टेज मैनेज नहीं है, ये पैसा दे के लाई गई भीड़ नहीं है। और ये क्यों है ऐसा? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऐसा है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जनता ने ये तय कर दिया है कि ये जो लखनऊ दिल्ली का रास्ता जो लखनऊ से होकर गुजरता है वो ऐसे ही नहीं गुजरता। यहां से वो साफ चीज दिख रही है। और यही नहीं, आप देखिए एक रैली, इससे पहले जो भी हम लोगों ने रायबरेली में देखा था, उसके आगे देखिए करछना, यानी ये तो अगला फेज है, छठे फेज की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ये। यहां से जो चीज उभर रही है वो साफ उभर रही है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक बहुत ही सकारात्मक लहर अब तो सरफेस पे दिख रही है। पहले तो हम लोगों को लगता था, जो हम लोग डिकोड कर पाए थे, वो था कि भाई एक बहुत बड़ा अंडर करंट है अगेंस्ट द बीजेपी। लेकिन अब चीजें पूरी तरीके से सरफेस पे आ गई हैं और अभी भी बहुत बड़ा चुनाव बचा हुआ है इंडिया गठबंधन के लिए। और दूसरी तरफ बीजेपी की जो ताकतवर जगह थी, जो उनकी जो मजबूत जगह थी, वो सब का चुनाव करीब करीब निपट चुका है जी। तो इसका जो असर हमें दिखेगा वो दिखेगा कि अब जो बात आई थी कि भाई राहुल गांधी ने कहा पहले कि साहब हम 180 के आसपास देख रहे हैं, 150 के आसपास देख रहे हैं। निश्चित रूप से इतना तो हम कह ही सकते हैं कि बीजेपी 200 के आसपास सिमटने वाली है। और कैसे सिमटने वाली है? बीजेपी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सीटों को अपने हाथ में सिक्योर कर सकती है जहां पर कि इनके 50% से ऊपर के वोट थे, यानी 60%, 65% तक वोट जहां थे, 50% की रेंज तक के जहां वोट थे इनके पास, उसमें अगर 5-7% का, 8% का भी स्विंग हुआ, और यहां तो स्विंग जो दिख रहा है स्क्रीन पे, या वैसे भी हम लोग जो महसूस कर रहे हैं ग्राउंड से जो खबरें मिलती हैं, उस हिसाब से तो ये स्विंग और भी तगड़ा है। तो इसलिए बीजेपी के, अगर आपने लिखा है कि विपक्ष ने दी बीजेपी को मात, तो और ये बात, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ओवर स्टेटमेंट है, ये जमीनी हकीकत बताने की कोशिश की गई है। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। खैर, बीजेपी से अपने को उतना नहीं, लेकिन हाँ ये साफ दिख रहा है कि जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन के रूप में उसके पास बहुत अच्छा विकल्प इंडिया गठबंधन के रूप में है। यही हमें ध्यान देना चाहिए राजीव, कि आप पिछले 5, 7, 8, 10 चुनाव उठा के देख लीजिए, चुनाव से पहले कोई भी गठबंधन इतनी ताकत से, इतनी एकाग्रता से, इतनी एकता से पहले कभी नहीं लड़ा जैसा कि इस बार के चुनाव में हम लोगों ने देखा जी। जिसमें साफ साफ है कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो अपने क्षेत्र में पूरी ताकत से अपनी ताकत दिखाएंगी, जिसमें, और जिस बात को शुरुआत में जब ये गठबंधन बना था तब भी यही बातें उभरी थी कि जो अन्य दूसरी पार्टियां हैं वो उसमें सहयोगी भूमिका निभाएंगी। हम ये देख रहे हैं, चाहे वो बंगाल की बात लीजिए, चाहे बिहार की बात लीजिए, चाहे महाराष्ट्र की बात लीजिए, और चाहे उत्तर प्रदेश की बात लीजिए, ये वो चीजें जो हमें दिख रही हैं कि भाई बाकायदा विपक्ष जो है वो पूरी ताकत से अपनी उस एकजुटता को भी दिखा रहा है। जहां कहीं कुछ ऐसी बातें दिख रही हैं जो विपक्ष की एकता के लिए नुकसानदायक है, खासतौर से अधीर रंजन चौधरी के बयान को अगर हम गौर करें, और जिस तरीके से उस पर कांग्रेस पार्टी ने और खड़गे ने स्टैंड लिया है उसको गौर करें, तो ये साफ दिख रहा है कि गठबंधन यहां तक आते आते, चुनाव के इस मुकाम तक आते आते गठबंधन बहुत मजबूत हो गया। दिन ब दिन गठबंधन की सीमेंटिंग हो रही है, और उसी की वजह से ये सारे प्रभाव दिख रहे हैं। ये प्रभाव इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि गठबंधन एक एजेंडा पे चुनाव लड़ रहा है।
दूसरी तरफ बीजेपी एक सेंटिमेंट पे चुनाव लड़ना चाहती है। इस बार की लड़ाई एजेंडा वर्सेस सेंटिमेंट की बन गई। और जैसा याद करें आप, शुरुआती दौर में जब ये चुनाव शुरू हो रहा था तो मैंने कहा था कि विपक्ष की जिस तरीके से कमर तोड़ने की कोशिश की गई, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर बनाने की कोशिश की गई, उसके बाद इस चुनाव में जनता वर्सेस सत्ता है, जनता वर्सेस मोदी का ये चुनाव है। विपक्ष की पार्टियों में इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी जैसी शक्तिशाली, पैसे से भरपूर, संसाधन से भरपूर, बेईमानियों की तमाम चीजें करने से सुसज्जित पार्टी से मुकाबला कर सके। लेकिन हाँ, जब जनता साथ खड़ी होती है, जब जनसैलाब साथ खड़ा होता है, तो जमहूरियत, लोकतंत्र की देखिए किस तरह की चीजें हम लोगों को सामने दिखाई दे रही हैं। और वाकई में अब इस बात का भरोसा संविधान में आस्था रखने वाले लोग कर सकते हैं। इस देश की जनता को संविधान से कितना प्यार है, वो संविधान पे होने वाले हमले की आहट को भी सिरे से नकारना चाहती है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल सिरे से नकारना चाहती है। संविधान की बात यहां पर लगातार रखी जा रही है और राहुल गांधी तो संविधान की किताब लेकर हाथ में घूमते हैं और हर चुनाव प्रचार में जब वो जाते हैं, भाषण आज भी उनके हाथ में आपने देखा कि वो उस तस्वीर को वो लिए हुए वहां नजर आ रहे थे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और मसला ये है, और बाबा साहब की तस्वीर के साथ में लोग भीड़ में आते हैं, जनसैलाब जो उमड़ रहा है उसमें बाबा साहब की तस्वीर भी दिखाई देती है। जल्दी से आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास, और आपसे भी जरा समझूं जो जनसैलाब है और क्या, और वो भी 5वें फेज से पहले उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर कल वोटिंग है, और ये जो 49 सीटों पर कल वोटिंग होनी है उसमें से 41 सीटें एनडीए के पास हैं। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 41 सीट्स एनडीए के पास। और वैसे में और उत्तर प्रदेश का ये यहां से क्या हम एक दरवाजा खुलते हुए देखेंगे जो पूरब की ओर बढ़ता जा रहा है, और उसमें अब ये बहुत सारी बातें, बहुत सारी समीक्षाएं हम कर चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ने क्या 2017 के बाद 2024 में इन दोनों यूपी के लड़कों को स्वीकार कर लिया है? जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और इस बार जो हम देख रहे हैं कि उसमें युवाओं की बड़ी तादाद है, महिलाओं की भी एक बड़ा उनका जनसमूह दिखाई देता है। ये सब क्या एक दूसरी तरफ इस तस्वीर को दिखाता है, एक दूसरे पहलू की तरफ हमको ले जाने की कोशिश करता है? क्या कुछ है ये जो जनसैलाब और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, फूलपुर के बहाने से आज हम उत्तर प्रदेश और देश के चुनाव की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा फूलपुर के बारे में भी जिक्र कर लेना जरूरी है। बड़ा दिलचस्प सीट है ये। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 में जब वहां से चुनाव लड़े तो गोरक्षा आंदोलन का बड़ा चेहरा देश प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, वो उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। बड़े बड़े दिग्गज यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। आपने एक दो का जिक्र किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 1962 में नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़े। उन्होंने चिट्ठी लिखी पंडित जी को कि सोशलिस्ट पार्टी की कमेटी ने मुझे कहा है कि मैं चुनाव लड़ूं इस फूलपुर सीट से, तो प्रिय जवाहर करके उन्होंने चिट्ठी लिखी। नेहरू जी ने उसका उत्तर दिया कि मुझे खुशी हो रही प्रिय राम मनोहर, तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन मैं वादा करता हूं, संकल्प करता हूं कि मैं नामांकन भरने के बाद नहीं आऊंगा जी। लेकिन पंडित जी को, जवाहरलाल नेहरू को फूलपुर आना पड़ा क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था। 30-35 ऐसे बूथ थे जहां पर नेहरू जी को वोट नहीं मिले थे, राम मनोहर लोहिया को वोट मिले थे। और उसके बाद भी मान्यवर काशीराम ने वहां से चुनाव लड़ा, रीता बहुगुणा की माताजी ने वहां से चुनाव लड़ा, सोनेलाल पटेल जो अनुप्रिया पटेल के पिताजी हैं वे वहां से लड़ चुके, अतीक अहमद लड़ चुके, जनेश्वर मिश्र ने वहां से चुनाव लड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह तो वहां से जीते ही थे। तो कुल मिलाकर ये सीट देश के महत्वपूर्ण हॉट सीट्स में से एक रही है। आज जो नजारा वहां की जनता ने, सपा और कांग्रेस के समर्थकों ने दिखाया पूरे देश को, ये जो गुबार दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपने बताया कि कहीं इसी में से एक जगह दोनों लोग भाषण तक नहीं दे सके जी। ये जो संदेश है फूलपुर का और इस पूरे क्षेत्र का, ये आने वाले कल की आहट सुनाने के लिए पर्याप्त है। और इस बीच में एक ऐसी घटना हो गई है राजीव जी, जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत न होने की बात कह दी है। कह दिया हम सक्षम है, अब संघ की जरूरत नहीं, हम अपने दम पर पार्टी चला सकते हैं। इस एक बयान का प्रभाव अगले 3 चरणों में आप देख सकते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में, जहां संघ का अपना एक काडर है। संघ को क्या ये संदेश देने की कोशिश की है बीजेपी ने मोदी शाह के इशारे पर,
जेपी नड्डा के मुंह से कहलवा कर कि अब हम इतने बड़े हो चुके हैं कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। इसका प्रभाव भी आप कल के मतदान में राजीव जी जरूर देखेंगे। यद्यपि संघ के लोग जिस तरह काम करते हैं, संघ का काडर जिस तरह काम करता है, वो सामने मुखर रूप में नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर खाने मैं हमेशा एक वाक्य बोलता हूं संघ के लिए कि संघ धागे से मक्खन को काटता है जिसमें आवाज नहीं होती। जी। हो सकता है संघ अगले 3 चरणों में, इन बाकी के चरणों में जिसमें अभी पर्याप्त सीटें हैं, जैसा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में और कुल मिलाकर जो 49 सीटों पर है उसमें से 41 सीटें बीजेपी के पास या एनडीए के पास थी। एनडीए में से भी बड़ा हिस्सा बीजेपी का है जी। तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एक अंतिम बात यह कि हर चुनाव में एक कोई मुख्य धारा होती है, कोई एक सेंट्रल पॉइंट होता है, एक केंद्रीय बिंदु होता है। वो बिंदु स्थापित कर दिया, सेट कर दिया राहुल गांधी ने अपने भाषण से खटाखट वाले शब्दों के जरिए। ये पहली बार है देश के इतिहास में कि जिसे भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह कुछ नहीं मानते थे, उसके मुहावरे को, उसके जुमले को स्वयं प्रधानमंत्री रिपीट कर रहे हैं मंच से। और अब देश के बड़े नेता अखिलेश यादव ने आज जिस तरह खटाखट से लेकर और अंत में फटाफट विदा करने तक का मुहावरा इस्तेमाल कर दिया, तो इस चुनाव का ये जो टेम्पो है वो इस मुहावरे में दिखाई दे रहा है कि खटाखट से वोट डालेंगे और फटाफट विदाई होगी। उत्तर प्रदेश में कल 5वें चरण के इस मतदान के बाद हम लोग जब शाम को बात करेंगे तो देखेंगे कि ये किस रूप में इस मुहावरे को जनता ने लिया है। लेकिन आज की इस जनसभा ने, इन जनसभाओं ने, दोनों सभाओं ने ये बता दिया है कि कोई ना कोई आंधी चल रही है। ये जो धूल मिट्टी दिखाई दे रही है मैदानों में, ये मिट्टी जिस दिन बैठेगी उस दिन मशीनों में कुछ ना कुछ करिश्मा दिखाएगी। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, मशीन यानी ईवीएम का जिक्र कर रहे हैं यहाँ डॉक्टर साहब हमारे साथ। और ईवीएम आप जानते हैं दोस्तों, और उस पर क्या करिश्मा होगा, क्योंकि यहाँ जन सैलाब जो है और उसमें भी एक युवा वर्ग जिस तरह, और 45 डिग्री तापमान, पूरा उत्तर भारत अभी लू की चपेट में है। और ऐसे में दोपहरी, भरी दोपहरी में इतने लोग आते हैं फूलपुर में और उसके बाद करछना के मुंगारी में, और इन दोनों जगहों पे, ये दोनों जो है ये प्रयागराज में है, और यहां पर जो हुजूम है वो आपने देख लिया। जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी जरा आपसे भी समझूं, इन तमाम इस एरिया को बहुत नजदीक से आप देख रहे हैं, अभी अभी महाराष्ट्र से लौटे हैं हमारे साथी, महाराष्ट्र वाले हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनके पास भी आता हूं, धनंजय जी के पास। लेकिन महाराष्ट्र भी ये आंधी उधर भी जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ये दोनों लड़के और यूपी के लड़के कमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या यहां से और सचेत होना पड़ेगा बीजेपी को, या बीजेपी के लिए दरवाजे सारे बंद हो चुके हैं? कैसे देखा जाए? राजीव जी, ऐसा है कि 5वें चरण का मतदान आते आते और शुरू से जो एक बात हो रही थी, इस्टेब्लिश हो रही है कि जनता चुनाव लड़ रही है। कल हम लोग महाराष्ट्र में थे 2 दिन, और हम लोगों ने मुंबई में इस बात को देखा कि किस तरीके से जनता चुनाव लड़ रही है, और फूलपुर में वही दिखाई दे रहा है। यानी देश के तमाम हिस्सों में एक अंडरकरंट ये है सबसे बड़ा कि जनता चुनाव लड़ रही है। और इसके पहले जनता का चुनाव हमने अभी महाराष्ट्र में वो देखा था, कर्नाटक में, कि कर्नाटक में जनता ने चुनाव कैसे लड़ा था। और आज अभी राजीव जी, इस प्रोग्राम के पहले आज दिन में दिल्ली में 44 डिग्री टेम्परेचर है। इस कुछ इलाके में तो 48 पहुंच गया है प्रशांत जी, 47.8 डिग्री, मतलब लगभग 48। कुछ इलाके दिल्ली के कुछ इलाके आज 45, दिल्ली में 45 डिग्री टेम्परेचर पे खुले आसमान के नीचे तो कुछ नहीं हो सकता है। बंद कमरों में राजीव जी छोटी छोटी बैठकें हो रही हैं। दिल्ली की बात बता रहा हूँ आपको। और उसमें क्या हो रहा है, उसमें लोगों को मतदान कैसे किया जाए, क्या आपके अधिकार हैं, आपका नाम वहाँ नहीं मिलता तो क्या करें, ये सारी बातें ट्रेनिंग मतदाताओं को दी जा रही है। और दिल्ली में एक और उसका सबूत देखिए कि कैसे जनता चुनाव लड़ती है तो क्या होता है। दिल्ली में एक कन्फ्यूजन है कि बहुत सारी सीटों पर चुनाव चिन्ह झाड़ू है, और कहीं चुनाव चिन्ह इंडिया गठबंधन का, और कहीं चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है।
और राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा भी कि मैं झाड़ू पे बटन दबाऊंगा, लेकिन आप अरविंद केजरीवाल हाथ के पंजे में बटन दबाएंगे। उनके अलग अलग क्षेत्रों में कैंडिडेट इस हिसाब से हैं। दिल्ली में राजीव जी कुछ लोगों से मैं मिला आज, जिन्होंने टी शर्ट पहनी हुई है ईवीएम का वो बनाकर खाना कि वो कहाँ बटन है उनकी सीट में, और वो मुझसे कह रहे हैं कि सर जी ये रात में टी शर्ट में धोता हूँ, सुबह फिर पहन लेता हूँ। पिछले कई दिन से वही टी शर्ट पहन के वो घूम रहे हैं। तो किस तरीके से जनता जब चुनाव लड़ती है तो किस तरीके से चुनाव लड़ती है, इसके तमाम सारे उदाहरण हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। कैसे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं की सिनर्जी है, वो हम लोगों ने कल धारावी में देखा कि शिवसेना के एक दफ्तर में तमाम गठबंधन की पार्टियों के झंडे, बैनर, बिल्ले हम लोगों को दिखाई दिए। ये सिनर्जी हमको तभी दिखाई देती है राजीव जी, जब हम मैदान में जाते हैं। बहुत सारे लोगों के कॉलम आज मैं पढ़ रहा था, संडे को कॉलम आते हैं, और उन कॉलम में लग रहा है कि वो लोगों ने जमीन पे जाके नहीं देखा है। महाराष्ट्र में राजीव जी, अब हम लौट कर वहां से आए, हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में कोई और मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा उद्धव ठाकरे खुद हैं, और धनंजय जी बताएंगे इस बारे में कि सबसे बड़ा मुद्दा उद्धव ठाकरे हैं। और कल जहां चुनाव हो रहा है अमेठी और रायबरेली, ये दो ड्राइवर सीट्स हैं कल के लिए। और अमेठी से भी कई फीडबैक मेरे पास आ रहे हैं कि अमेठी में फिर इस बार जो है इतिहास रचने जा रहा है जी। रायबरेली से भी ऐसी संकेत आ रहे हैं कि रायबरेली से भी इतिहास रचा जाएगा इस बार। तो कुल मिला के राजीव जी, चुनाव जब पूर्वांचल की तरफ जा रहा है, और ये वही पूर्वांचल है जिसके बारे में कुछ जो टीवी में बैठने वाले सेफोलॉजिस्ट वगैरह हैं, ये एक टर्म ले आया कि लाभार्थी योजना से बीजेपी को बड़ा फायदा मिलता है। ये वो इलाके हैं राजीव जी जो जहां पे सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कि लाभार्थी या सरकार के अनाज पर आश्रित लोग होंगे। पूर्वांचल के जिले गरीब जिले हैं, पिछड़े हुए जिले हैं, लेकिन आप देखिए कि वहां भी जनता किस तरीके से चुनाव लड़ रही है। एक बात। दूसरी बात जो डॉक्टर राकेश पाठक कह रहे थे, मैं उस बात को कहना चाहता हूं कि बीजेपी में और खासकर नरेंद्र मोदी में एक प्रकार का एरोगेंस आ गया है, एक अभिमान दिख रहा है कि जनता को उन्हें वोट देना कोई मजबूरी है। वो लगातार उनके दर्जन भर इंटरव्यू आ गए, उस इंटरव्यू में कोई ऐसी बात नहीं दिखाई दे रही है कि वो जनता के सामने, जनता जो है वो सर्वोपरि है, जनता भगवान है, जनता ही लोकतंत्र चलाती है, ऐसा कोई संदेश जा रहा हो। वो जा रहा है संदेश कि उनको वोट देना मजबूरी है जनता की। और अब उसके आगे एक कदम आगे जाके उन्होंने जेपी नड्डा साहब ने ये भी कह दिया कि अब हम आरएसएस से बड़े हो गए, अब हमको आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो बातें आ रही हैं बीजेपी की तरफ से, ये अभिमान की और एरोगेंस की बातें आ रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि मोदी साहब की जो स्पीच आप देखिए, जो उनका कैंपेन का पिच आप देखिए, तो वो हिंदू मुसलमान पे भी टिक नहीं पा रहे हैं। एक दिन वो कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो सार्वजनिक जीवन में नहीं रहूंगा, अगले दिन फिर वो आ जाते हैं, उसके पहले भी आते हैं, गाय भैंस, बुलडोजर, मंगलसूत्र, सब कुछ आ गया। इंडिया गठबंधन के लोग अपनी बात पर टिके हुए हैं, और संविधान और आरक्षण के मुद्दे ने इस चुनाव को पलट दिया एकदम। और हमको फेस बाय फेस ये दिखाई दे रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है, संविधान एक बड़ा मुद्दा बन गया है, दूसरे मुद्दे तो हैं ही। तो इन सब के साथ जो संकेत आ रहा है राजीव जी, वो संकेत ये आ रहा है कि इसमें भी 34 सीटें एनडीए को मिली थी जो कल चुनाव जहां होने हैं, और उन 49 सीटों पर 8 राज्यों की, मुझे लगता नहीं कि ये मेंटेन कर पाएंगे या बुरी तरह पिछड़ ना जाए कहीं यहाँ पे। तो इस वक्त तो राजीव जी इतना ही कि जनता चुनाव लड़ रही है, और इसके बार बार हमको सबूत जो है मिल रहे हैं।
ये जो आपको तस्वीरें दिख रही है इस बात की गवाही है कि जनता चुनाव लड़ रही है। जी। और ये बीजेपी के कैंपेन में ये बात मिसिंग है। बीजेपी के कैंपेन में आप देखिएगा कि टेंट लगा हुआ है, कुर्सियां हैं, लोग बैठे हुए हैं, लाए गए लोग दिखते हैं। तो बीजेपी ने अपना कैंपेन जो है वो आश्रित किया टीवी मीडिया पर, मोदी साहब के इंटरव्यू पे, टीवी मीडिया पर। और जमीन पे आप जाएं तो टीवी मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो जा चुकी है। अब वो जमीन पे कुछ और चल रहा है। राजीव जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ज़मीन पर कुछ और है। टीवी मीडिया की जो खासकर जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने एक भाषण में एक बहुत शानदार तथ्य आप लोगों के बीच रख रहा हूं। इस बीच लगभग 38 इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं और उन 38 के 38 इंटरव्यू में से एक भी इंटरव्यू ऐसा नहीं है जहां क्रॉस क्वेश्चन हुए हों, सवाल पूछे गए हों। सवाल पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया, आगे बढ़ गए। कहीं पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं है। ऐसे इंटरव्यू हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उसी में से एक सो कॉल्ड देश का सबसे तेज चैनल उसको बता रहे थे कि आज का मीडिया जो है वो कर क्या रहा है, और वो भी काफ़ी वायरल है। चलिए खैर, आप लोग देख रहे होंगे, इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। मीडिया का जिक्र आया तो प्रशांत टंडन जी जो बात कह रहे हैं उसी को हम यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। आना चाहता हूँ धनंजय जी आपके पास, जरा आपके पास आऊँ, लेकिन उससे पहले उन तमाम साथियों को जो बाद में जुड़े हैं और फूलपुर में जब भाषण दे रहे थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, हालांकि ये भाषण पूरा नहीं हो पाया। राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं और जो जनसैलाब है वो ऊपर तक आ रहा है और राहुल गांधी से हाथ भी मिला रहा है, राहुल गांधी भी हाथ आगे बढ़ा के मिला रहे हैं। एक अलग ही तस्वीर है। लेकिन वहां अपनी बात रखते हुए जरा उस बाइट को फिर से, राहुल गांधी की बाइट को एक बार सुन लेते हैं और सीधा धनंजय जी के पास आता हूं। पश्चिम से लेकर पूरब तक के क्या सूरत हाल है वो बताएंगे धनंजय जी। और यहां से किस तस्वीर को हम लोग देखते हैं 2024 के चुनाव का जो रिजल्ट वाला दिन है उसकी तस्वीर क्या हमें आज से दिखाई देने लगी है, ये भी समझेंगे धनंजय जी से। लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी को। जा रहे हैं यहां जो युवा आए हैं, आपके बैंक अकाउंट में भी ठकाठक होने जा रहा है। 8,500 रुपए बेरोजगार ग्रेजुएट्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए और बेहतरीन ट्रेनिंग आपको हम देने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। हम आपके जेब में पैसा डालकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल के पेट्रोल में के फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाला जाता है और फिर चाबी घुमाई जाती है, वैसे ही हम आपके फ्यूल टैंक में, करोड़ों लोगों के फ्यूल टैंक में साल का 1 लाख रुपए टकाटक डाल रहे हैं। भाइयों और बहनों, अग्निवीर स्कीम है, इस स्कीम को हम कूड़ेदान में फेंकेंगे। जो पुराना तरीका था, एक तरीके के शहीद। तो धनंजय जी, खटाखट और ठकाठक, ये दो शब्द इस चुनाव में नया इन्वेंशन कह सकते हैं चुनावी रैलियों में। और यहां से क्या ये खटाखट आगे बढ़ते हुए ठकाठक जो पैसे देने की बात कर रहे हैं वो फटाफट रिजल्ट में तब्दील होता हुआ दिखाई देता है क्या? देखिए, मैं 77 में जो है बहुत छोटा था, मुझे याद नहीं है कि वहां किस तरह से रैलियां होती थी, टेलीविजन भी नहीं था मेरे सामने। लेकिन आज जो मैंने देखा वो अभूतपूर्व है। और जो लोग कह रहे थे कि लोगों में उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है, कहीं करंट नहीं दिख रहा है, लेकिन आज अचानक सुनामी दिख गया। तो मुझे लगता है कि जो एक रामधारी से दिनकर ने कविता लिखी थी 77 के दौरान, 75 में, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में ही मैंने पहली बार कहा था, बहुत पहले की बात है, कई महीने हो गए, तब लोग इस तरह से बोलते नहीं थे। हमने कहा था कि ये चुनाव मोदी वर्सेस एंटी मोदी होगा, और एंटी मोदी यानी पब्लिक खड़ी हो जाएगी, और पब्लिक खड़ी हो गई और ये दिखला दिया। फिर एक और चीज देखिए कि
महंगाई, बेरोजगारी, ये दोनों मसला, किसान भी उसमें ऐड कर दीजिए, तीनों मसला इतना महत्वपूर्ण था कि जिसको प्रधानमंत्री ने कहीं एड्रेस करने की कोशिश नहीं की। पिछले 10 साल की अगर बात करें तो कहीं एड्रेस नहीं किया। आप उसको देखिए जो अभी राहुल गांधी का आपने बाइट दिखाया, उस हिस्से में देखिए राहुल गांधी कह क्या रहे हैं खटाखट वाले में, कि हम आपके फ्यूल टंकी में पेट्रोल डालेंगे, यानी पैसे डालेंगे और आपकी गाड़ी चलेगी, अर्थव्यवस्था चलने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो नोटबंदी की, लोगों के घरों में जो पैसे रखे हुए थे सब लेकर के आ गए, अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और कहा कि काला धन लाएंगे। काला धन किसके यहां मिला? काला धन मोदी जी बता रहे हैं कि अंबानी के पास है, अडानी के पास है। मोदी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं किसके पास है, मुझे तो कहीं पता चला नहीं काला धन किसके पास। हाँ, लोग कहते हैं कि नेताओं के पास काला धन है, क्योंकि विधायक बनते ही उनके पास करोड़ों रुपए आ जाते हैं। बहरहाल, तो ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो अर्थव्यवस्था को आराम से बदलने की बात कर रहे हैं। आप याद कीजिए मनमोहन सिंह के राज्य में भी जब मनमोहन सिंह आए और पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई सही तरीके से, और उस पंचायती राज व्यवस्था में गांवों तक पैसे पहुंचाने का काम हुआ। मुझे जहां तक याद है 27-28 मंत्रालयों के, विभागों के पैसे गांव गए और गांव का वो पैसा पूरे देश में फैला और उससे अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। ये जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे, अच्छी बात है, तीसरी क्या, हम तो कहते हैं पहली बना दीजिए आप। लेकिन आम आदमी की अर्थव्यवस्था का क्या? आम आदमी के पास परचेजिंग पावर है क्या? और अगर आम आदमी के पास परचेजिंग पावर नहीं है तो आपकी व्यवस्था चलेगी कैसे? जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि आप जीएसटी भरते हो, लेकिन कितना जीएसटी भरता है? जितना जीएसटी कोई पूंजीपति भरता है उतना जीएसटी हम भरते हैं, गरीब आदमी भरता है। तो अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, ये आम आदमियों के समझने की बात है। अब जो मुद्दे की बात है, जो आज राहुल गांधी की रैली में जो भीड़ दिखी और जो आप दिखला रहे हैं, बड़ा मैं इसकी चर्चा करना चाह रहा था। जो इंटरव्यू किए, और दो महत्वपूर्ण इसमें पहलू हैं। एक तो महत्वपूर्ण पहलू है जहां पे राहुल गांधी के पिताजी की बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी के जमाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात है कि जहां वो बोल रहे हैं अखिलेश कि हम दोनों अलग अलग विचारधारा के लोग रहे, है ना, हम आपसे भी लड़ाई लड़े, हमारे पिताजी ने आपसे भी लड़ाई लड़ी, लेकिन हम मुद्दों पर एक साथ खड़े हैं, और आज हमारे सामने जो है पब्लिक क्या है। उसके अलावा यही एक मिनट से रोकना चाहता हूं, एक मिनट। धनंजय जी, जो बात आप कह रहे हैं, जरा ये जो कन्वर्सेशन इन दोनों के बीच चल रहा है उसी का जिक्र कर रहे हैं दोस्तों धनंजय जी, धनंजय कुमार जी। और ये हम अभी आपको नहीं सुना रहे हैं क्योंकि 9 मिनट का एक दोनों के बीच का कन्वर्सेशन है, दोनों के बीच की बातचीत है स्टेज पे, और हुजूम को और देश की राजनीति, विरासत, और इनके पिताजी, उनके पिताजी, दादी जी और सबकी राजनीति, उसका जिक्र यहां पर दोनों नेता करते हुए, और ये एक अलग तस्वीर, फूलपुर की तस्वीर है, और हुजूम जो यहां पर जनसैलाब जो है वो सामने है, उन सब के बीच दोनों नेता अपनी बात रख रहे हैं, इसी का जिक्र कर रहे हैं धनंजय कुमार जी। जी धनंजय जी। बिल्कुल, और ये बिल्कुल दिखाइएगा अपने दर्शकों को, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको इस तौर पे भी लेना चाहिए कि देखिए कांग्रेस की राजनीति में यही खास है। राहुल गांधी ने जो बदला है, सब लोगों ने कह कह करके, लिख लिख करके पता नहीं कितने पेज काले किए कि राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म कर देंगे। उसी राहुल गांधी ने पूरी कांग्रेस को उसको कहते हैं कि फिर से जो है पूरा का पूरा बदल दिया, कांग्रेस पार्टी को फिर से मेन स्ट्रीम में ला दिया, मुख्य पटरी पे ला दिया। ठीक, मैं ले जाता हूं, वैसे ही उद्धव ठाकरे के पास ले जाता हूं महाराष्ट्र में सबने कहा कि बाला साहब ठाकरे की जो विरासत थी उद्धव उसको नहीं संभाल पा रहे हैं। ये राज ठाकरे जी ने भी कहा था, क्योंकि राज ठाकरे चाह रहे थे कि उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं मी मुंबईकर या पूरे मराठी बात को छोड़ने की बात कर रही है, गलत हो रहा है। और लेकिन बाला साहब ठाकरे ने इस बात को पहचाना था। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि उसी समय 92 में अखबार शुरू हुआ था हिंदी का, और हम हिंदी अखबार शुरू करने में साथ में थे, और हमसे बहुत सारी बातें हुई थी उस समय, जो बदलाव हो रहा था शिवसेना के भीतर, और जब अखबार में काम कर रहे थे उससे हम सब लोग हिंदी भाषी लोग थे, बिहार के लोग थे, उत्तर प्रदेश के लोग थे और मध्य प्रदेश के लोग थे। मराठी आदमी उसमें हिंदी अखबार में कोई काम नहीं कर रहा था उस समय।
तो मैं बताऊं कि उस समय जो कह रहे थे, बाल ठाकरे ने उस स्वर को पहचाना था। हालांकि वो कड़वा हिंदू, कट्टर हिंदू वाली बात थी, और हिंदू हृदय सम्राट हुए थे बाला साहब ठाकरे। बाद में नरेंद्र मोदी को बचाने में किस तरह की उन्होंने भूमिका निभाई, और नरेंद्र मोदी ने क्या किया उद्धव ठाकरे के साथ, ये सब कहानी हम कर चुके हैं। तो उद्धव ठाकरे ने भी शिवसेना को वापस खड़ा कर दिया, और पूरी ताकत के साथ खड़ा कर दिया। और मुझे लगता है कि चाहे वो इंदिरा जी, नेहरू जी कहीं हो या बाल ठाकरे कहीं हो, अपने बच्चों को देख करके जरूर खुश हो रहे होंगे कि देखो कैसे बदला है महाराष्ट्र की राजनीति को उद्धव ठाकरे ने, और देश की राजनीति को राहुल गांधी ने। ये जो सामाजिक न्याय का प्रकरण है राजीव जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, और ये सामाजिक न्याय का मसला देश को बदलने वाला मसला होगा। आप अगर याद करें, एक लाइन, दो लाइन में मैं बताऊं कि देश जब आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, जमींदारी प्रथा का खात्मा हुआ, और आम आदमी बराबर कर दिया गया, हर आदमी बराबर है। भूमि सुधार हालांकि लागू नहीं हुआ देश में, जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, उसकी अपनी परेशानियां हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि तमाम जो गरीब हैं, जाति जनगणना, जाति सर्वेक्षण होगा, आर्थिक सर्वेक्षण होगा, जो गरीब होंगे उस परिवार की महिला को 8,500 रुपए महीना देंगे। 6,000 रुपए गरीबी रेखा से की लाइन है कि 6,000 से जो नीचे कमाता है वो गरीबी रेखा के भीतर है। अब 8,500 प्रति माह जब देंगे तो गरीबी रेखा या तो बढ़ानी पड़ेगी या गरीबी रेखा से सब बाहर हो जाएंगे। तो ये समझने वाली बात है। और महत्वपूर्ण ये है कि देखिए, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था विधानसभा का, और जब नारा दिया था प्रियंका गांधी ने, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और स्त्रियों को 50% रोल देने की बात कही थी, लोगों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन जब महिलाओं को अगर बिहार की बात करूं मैं उदाहरण देते हुए, कि बिहार में 33% गरीब चिन्हित किए गए, कि बिहार के जाति सर्वेक्षण और आर्थिक सर्वेक्षण में पता चला कि बिहार में 33% लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। वो बड़ा योगदान है नीतीश कुमार का, मैं मानूंगा, तेजस्वी का, कि वो जाति सर्वेक्षण हुआ। उसको उदाहरण अगर लीजिए तो देश में भी मानिए यही है, 33%, 30% के आसपास गरीब लोग हैं जो सारी जाति और धर्म को की बैरियर को तोड़ करके जिनको चिन्हित किया गया, और उनको अगर 8,500 रुपए देने की बात की जा रही है, और खास करके महिलाओं को, तो महिलाओं को एम्पावरमेंट उसके साथ होगा, परिवार का एम्पावरमेंट होगा, और अर्थव्यवस्था किस तरह से बदलेगी। एक घटना से 3 बड़े परिवर्तन होंगे देश में। महिलाओं को प्रगति मिलेगी, महिलाओं का उत्थान होगा, परिवारों का उत्थान होगा, और देश की अर्थव्यवस्था बड़ी बनेगी। ये 3 महत्वपूर्ण काम एक घटना से, एक झटके में होंगे। उसके बाद मैं कहूंगा कि किसानों की जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी, और वो कह रहे हैं कि एमएसपी पे कानूनी गारंटी देंगे, ये बहुत बड़ा फैसला होगा। जमींदारी प्रथा से कम बड़ा फैसला नहीं है। जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद जमींदारों का दबदबा धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन व्यापारियों ने अपना दबदबा बना दिया। ये जो वेयर हाउस बनाए अंबानी ने, और जो 3 कानून बने थे किसानों को बांधने के लिए, मजदूर बनाने के लिए, या कहिए उनको गुलाम बनाने के लिए, किसानों ने लड़के तोड़ा। और राहुल गांधी ने जिस तरह से इस पर काम कहा है वो बहुत कमाल की बात है। और मुझे लगता है, लास्ट लाइन बोलूं, ये जो जनसैलाब है वो ऐलान है कि प्रभु आप निकल लीजिए, आपका समय पूरा हो गया। जी, आपका समय पूरा हो गया। ये समय जब ये आए थे, ये जो विजुअल है ये करछना का विजुअल है, करछना के मुंगारी में ये भाषण नहीं दे पाए थे ये दोनों नेता, लेकिन इस जगह पर क्योंकि इतना हुजूम था, जनसैलाब था और भाषण करना मुश्किल था, लेकिन ये दोनों तब तक कि एक माहौल वैसा बने कि ये भाषण दे पाए। इसी बीच दोनों के बीच बातचीत होती है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच। राहुल गांधी एक छोटा इंटरव्यू कर बैठते हैं आपस में बातचीत पर आधारित अखिलेश यादव से। जरा एक छोटी सी बानगी इन दोनों के बीच चल क्या रहा, बातें क्या हो रही, जरा सुनने की कोशिश करते हैं। सुनिए जरा। है कि इनके अकाउंट में पैसा पहुंचे, इससे थोड़ा बहुत जीवन स्तर इनका भी अच्छा हो। नरेंद्र मोदी जी डिबेट से क्यों डरते हैं? क्योंकि वो सच का सामना नहीं करना चाहते, पूरा उनका झूठ का गुब्बारा है। वो बीजेपी और बीजेपी के लोग मन मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, और उनको लगता है कि डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। डेमोक्रेसी में जितना डिस्कशन होगा, जितने विचार एक दूसरे को हम सुनेंगे और एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, उतना हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। ये बीजेपी के लोगों ने न केवल हमारी जान को खतरा पैदा किया है, बल्कि लोकतंत्र को भी और संविधान को भी खतरा पैदा कर रहे हैं। और इसका नतीजा दिख रहा है कि चाइना हमारी जमीन के अंदर आ रहा है, आ गया। ये बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो प्रोडक्शन होता है वो नहीं हो रहा है, और पूरा का पूरा एक्सटॉर्शन, ईडी, सीबीआई, ये लोग मतलब एक्सटॉर्ट कर रहे हैं। कई बार सुनने को मिल रहा है और सरकार स्वीकार नहीं कर रही है, लद्दाख की हमारी सीमाएं सुरक्षित हो गई, और अरुणाचल के आसपास या सीमा जो चीन से छू रही है वो बहुत असुरक्षित है। तो चीन से जहां हमारा सीमाओं का खतरा है, वहीं चीन से हमारे बाजार को भी खतरा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपनी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को बढ़ावा देना पड़ेगा। और ये जो स्कीम्स है, पहली नौकरी पक्की और महालक्ष्मी, ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को जंप स्टार्ट करने के तरीके हैं। ये बहुत अच्छा जंप स्टार्ट होगा। इसको अगर फोकस होकर के आईआईटी, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, इन सबको इकोसिस्टम में ला करके, मैं समझता हूँ युवा नौजवानों को अच्छी नौकरी और रोजगार मिल पाएगा। और हमारा लक्ष्य है कि सब, हर जात को भागीदारी मिले, स्पेस मिले, हर इंस्टीट्यूशन में, बिजनेस में, एजुकेशन के सिस्टम में। तो वो हमारा, हम दोनों का लक्ष्य है। बिल्कुल। और क्योंकि जो बात सभी दल कहते थे, आज इंडिया गठबंधन कांग्रेस भी कह रही है कि सामाजिक न्याय जरूरी है, जाति गणना जरूरी है। देश के लिए ये बड़ी चीज है। जो दुनिया में अमेरिका है, यूरोप है, अपने उन लोगों के लिए जो पीछे छूट जाते हैं, उनके लिए कुछ काम करते हैं। तो हमारा जो देश जाति के आधार पर पिछड़ा है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए ये बड़ी भूमिका होगी इस बार। बहुत अच्छा लगा, अच्छी बहुत मीटिंग अच्छा रहा, बहुत अच्छी मीटिंग है। यूनिक मीटिंग, मुझे लगता है कि ये यूनिक मीटिंग है क्या? तो देख रहे थे आप एक अलग तरह का, एक यूनिक मीटिंग कह भी रहे हैं कि एक यूनिक मीटिंग है, और इस मीटिंग की बानगी तस्वीर जो है वो आप लोगों तक हम पेश कर रहे थे। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव यहाँ आए और भाषण नहीं दे पाए, लेकिन इन्होंने आपस में दोनों ने जो बातें की हैं, उस ये लगभग 9 मिनट की बातें हैं, लेकिन उसका एक छोटा सा आखिरी पार्ट जो है वो हम आप तक पेश कर रहे थे। लगभग 1.5 मिनट आपने देखा, और उसमें इन लोगों ने चाइना से लेकर हिंदुस्तान, बेरोजगारी, महिला, किसान, सबकी बात यहां पर कर ली, और यही इस देश की जरूरत भी आज की तारीख में है। अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप इस मीटिंग को और उसके साथ साथ यहां से चुनाव को? अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, एक तो ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, और बिना माइक की ये मीटिंग, मुझे लगता है इसकी आवाज ज्यादा दूर तक जा रही है। अमलेंदु जी शायद पहुंच गए हैं वहां, सीधे मीटिंग में लगता है। जल्दी हम लेके आते हैं अमलेंदु जी को। जी अमलेंदु जी आ गए। जी जी जी। तो इस चुनाव का एजेंडा जो है वो एक तरीके से सेट हो गया है, और इस बातचीत ने एक तरीके से पूरी तरीके से चुनाव को सतह पर ला दिया राजीव जी। दूसरा ये राजीव जी, जो जनसैलाब है, ये बता रहा है कि जिस तरीके की आशंकाएं और शंकाएं प्रकट की जा रही हैं कि 4 जून के बाद जो झोला उठाने वाले जो झोला आसानी से नहीं उठाएंगे, तो चाहे वो चुनाव आयोग हो या कोई हो, उसके लिए एक संकेत है और ये संदेश है कि ऐसा कुछ सोचना भी मत, वरना ये जनसैलाब जो है ये दिल्ली तक भी पहुंच सकता है। तो ये बहुत सी राजीव जी संकेत जो है इस जनसैलाब के साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। और दूसरा जो मुकेश जी ने याद दिलाया, मैंने बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा था पहले चरण के बाद ही कि ये जो हवा चली है ये आखिर तक जाएगी और ये रुकेगी नहीं। राजीव जी, पछुआ हवा जो चलती है तो वो पछुआ हवा पूर्व तक जा रही है, और पूरब में जबरदस्त तरीके से असर होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो ये सोचती थी, और हम लोग भी राजीव जी, मतलब चुनाव शुरू होने से पहले हम भी यही सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं बढ़त है सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में, यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आज जो परिस्थितियां राजीव जी, वो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होने जा रहा है, इसमें अब कोई दो राय बची नहीं है। क्योंकि यही सबसे ज्यादा एक तरीके से कहा जाए कि संविधान को लेकर के चिंताएं हैं वो यहाँ काफी ज्यादा हैं। और इसके लिए राजीव जी, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की या कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की, इनकी भूमिका से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भूमिका है।
इस 400 पार के नारे की भूमिका है। और ये जिस तरीके से ये करते हैं कि 10 मुंह से बोलो ताकि लोग समझ ही नहीं पाए आपकी मंशा क्या है, लेकिन इनके 10 मुंह से बोलने की जो रवायत है राजीव जी, वो इनके ऊपर अब भारी पड़ गई, क्योंकि इनके 10 मुंह से जो निकला वो जनता ने समझ लिया कि इनका असली मकसद जो है वो संविधान को खत्म करना है, लोकतंत्र को खत्म करना है और आरक्षण को खत्म करना है। और इसके बाद राजीव जी जनता जो है लाठी लेकर के एकजुट हो गई है। अब ये मुंह से बोल नहीं सकते कि संविधान की हम खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री को बार बार अब सफाई देनी पड़ रही कि मेरे होते हुए कोई अब संविधान को नहीं छू सकता है। ये बातें प्रधानमंत्री को अपने मुंह से कहनी पड़ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो जिन्होंने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था, अटल जी की सरकार में इसी पार्टी ने बनाया था, वो अब कह रहे हैं कि मेरे रहते कोई संविधान को बदल नहीं सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि संविधान कितना बड़ा मुद्दा बन गया है और ये पूरा चुनाव संविधान पे आके टिक गया है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से परास्त होने जा रही है। हम इसको इस तरीके से राजीव भी समझ सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये विजुअल, ये तस्वीरें आप सब देख रहे हैं और इसी की हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से अब इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। ज़रा एक बार दोबारा आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, अब ज़रा उस दिशा में इस चर्चा को ले जाया जाए जहां से कल की तस्वीर थोड़ी सी साफ होनी हो। जैसे कल 5वां चरण का मतदान है, 5th फेज, और 6वां और 7वां उसके बाद बचेगा। और 5वें चरण में जो तस्वीरें हैं वो हमेशा की तरह जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा था, उसमें भी हमने देखा कि एनडीए की लीड रही है हर फेज में। 2019 की वो तस्वीर थी, लेकिन 2024 की तस्वीरों में ये जो धरातल पे हम देख रहे हैं उसमें, और खासकर आज एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और उस वीडियो में एक लड़का है जो ईवीएम में एक नहीं बल्कि 7-7 बार खुद ही वोट डाल रहा है और उसमें कमल के छाप पे वोट डाल रहा है। उसको इलेक्शन कमीशन को भी उसको टैग करके दिखाया गया, कब का है, क्या है, सही है, गलत है, डीबी लाइव, और हम लोग इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन ऐसी तस्वीरें अगर तैरती हैं सोशल मीडिया पे, हमारे आपके बीच आती हैं, तो थोड़ी सी डरावनी हो जाती हैं। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ, ईवीएम का मामला, यही इलेक्शन कमीशन का मामला और वोटों की गिनती और उसमें बढ़ोतरी का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। बहुत कुछ है और ऐसे में एक कोर्ट और है जो जनता है, जनता की अदालत है। और इन सबको मिला के क्लब करके देखा जाए 2024 किधर? प्रेम कुमार जी अनम्यूट कीजिए, प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी शुक्रिया राजीव जी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जैसे जिस विजुअल की आप चर्चा कर रहे हैं, देश में जो कोई भी गलत काम होता है वो कमल फूल और बीजेपी के नाम के ही साथ होता है। भाई आज तक ईवीएम से जुड़ी हुई कोई भी गलत बात ऐसी आई जिसमें कि कोई दूसरी पार्टी हो? नहीं है। कोई एक उदाहरण भी अगर ऐसा उदाहरण बना करके जांच की जाए कि अब वो उस लड़के की तस्वीर तो है ना, छुप तो नहीं सकता, किसी न किसी जगह से वो पकड़ में आ जाएगा। पूरे देश में एक बार टीवी टेलीवाइज कर दीजिए, समझ में आ जाएगा वो लड़का कहाँ का है। अब उस लड़के ने डाला वोट तो कौन था बगल में, कौन जिम्मेदार है, एक केस बना करके जांच तो कीजिए। पूरा देश खामोशी से, पूरा ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और नई चुनाव आयोग कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप एक केस तो जांच कीजिए। एक केस में ही पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। लेकिन हम एक के बाद एक अनगिनत केसेस बनने का मौका दे रहे हैं और हम ऐसा लग रहा है जैसे 21वीं सदी में लाचार हैं। अरे ईवीएम टैकल नहीं कर सकते तो जला दो, मिटा दो, नष्ट कर दो। चला ही नहीं सकते ईवीएम तो क्यों ईवीएम से चुनाव करा रहे हो भाई? एक लड़का मजाक बना रहा है, 7-7, 8-8 वोट डाल रहा है, उसको वीडियो डाल रहा है और पूरा देश बैठा हुआ है, पूरा चुनाव आयोग बैठा हुआ है। ये खून खौलाने वाला वीडियो है। इसको जितनी हम गंभीरता से सोचते हैं, डेमोक्रेसी के नाम पर शर्म आती है। ये इस तरह के इस तरह से एक के बाद एक केसेस सामने आ रहे हैं। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ देख नहीं रहा है। मैं लौटता हूं, अभी जो आप वीडियो दिखा रहे थे अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी का, इस बीच मैं फायदा उठा रहा था कि वो शुरू का जो पार्ट मैंने सुन लिया और आखिरी का आपने दिखा दिया, मोटे तौर पर मैंने वीडियो देख लिया। देखिए इसमें राहुल गांधी तो राजीव रंजन श्रीवास्तव जी बने हुए नजर आ रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव बोलते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, तो राहुल गांधी बोलते हैं कि दिखाओ दिखाओ, कैमरा दिखाओ भीड़ की तरफ, और फिर कैमरामैन
वो भीड़ दिखाने लगता है एक एडिटर की भूमिका में कि कैसे विजुअल्स को कंटेंट के साथ कंपनाई करके प्रदर्शक के सामने पेश करें। इस भाव में राहुल गांधी दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि माइक खराब हुआ तो आइए हम बात कर लेते हैं, आप अपना पर्सपेक्टिव बताइए, हम अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं। और उसके बाद बेरोजगारी पर चर्चा होती है, फूलपुर के अतीत पर चर्चा होती है, समाजवादी सिद्धांत पर चर्चा होती है, लोहिया पर चर्चा होती है। ये भी बात होती है कि कांग्रेस से हमारे डिफरेंसेस रहे हैं, फिर भी समाजवादी कांग्रेस के करीब रहे हैं सोच में, ये भी बात होती है। फिर ये भी सवाल आता है कि भाई बोलते क्यों नहीं है नरेंद्र मोदी, डिबेट से भागते क्यों हैं? तो बड़ा सुंदर एक लाइन में जवाब अखिलेश यादव का आता है कि वो सच मतलब उनके झूठ का गुब्बारा फूट जाएगा, वो सच बता नहीं सकते, इसलिए नहीं डिबेट से करते हैं, भागते हैं डिबेट से। तो एक एक बात को, बेरोजगारी के मुद्दे को, महंगाई के मुद्दे को, इन दोनों ने बातचीत के भीतर 8-9 मिनट में सामने ला दिया है। एक पूरा पैकेज है राजीव जी। ये देश के टेलीविजन मीडिया के लोगों को सीखना पड़ेगा कि देखो एक पॉलिटिकल एडिटर आ गया, जनता के फील्ड से एडिटर आ गया, और एडिटर आजकल क्या कर रहा है आप जानते हैं? उसने अपना एडिटिंग का अधिकार एक आदमी को सौंप दिया है। भाई हम लेंगे इंटरव्यू, हम राजीव रंजन जी का इंटरव्यू करेंगे या राजीव रंजन जी प्रेम कुमार का इंटरव्यू करेगा, और प्रेम कुमार कहेगा कि मेरे घर में आइए और 2 साथियों को लाइए और फिर हम बैठ के बात करेंगे। फिर प्रेम कुमार कहेंगे राजीव जी आप चलाइएगा वही जो हम एडिट करके आपको देंगे। आपका एडिटर का पावर प्रेम कुमार ने रख लिया अपने पास, आप रह गए एडिटर अपने लोगों के 5, 10, 20 कर्मचारियों के, जनता का एडिटर नहीं रहे आप, आपके अधिकार का अपहरण हो गया। और दूसरी तरफ ये राहुल गांधी है जो जनता की ओर से जनता का एडिटर बनके इस पूरी मीडिया को आईना दिखाता हुआ दिख रहा है। पता उसने काला, एक तरह से कालिक पोत दी है पूरी मीडिया को कि तुम जो नहीं दिखा पा रहे हो, देखो हम दिखा रहे हैं, एडिटिंग कैसे होती है वो भी हम सिखा रहे हैं, बात कैसे होती है, सवाल कैसे होते हैं, जवाब कैसे होते हैं वो भी हम दिखा रहे हैं। मैं संक्षेप में इतना ही कहूंगा चूंकि मुझे एक और डिबेट में जोड़ना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी। और बहुत जो बातें आपने कही है बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बात को हम आगे भी बढ़ाते हैं। जरा आना चाहता हूं मुकेश जी आपके पास। मुकेश जी कैसे आप देखते हैं इन दोनों के बीच की जो गुफ्तगू है उसको, और साथ साथ यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी अखिलेश यादव का इंटरव्यू ले रहे हैं। देखिए एक परंपरा कहीं ना कहीं, ये आज की बात नहीं है, कोई नया नहीं है। गांधी जी की किताबों को पढ़िए, महात्मा गांधी की बात मैं कर रहा हूं, और वहां से लेके यहां तक राहुल गांधी में कई बार महात्मा गांधी की वो झलक नजर आती है। कई लोग कहते हैं, और कई जगह महात्मा गांधी पत्रकार बन जाते थे, खैर वो पत्रकार थे भी, बहुत बड़े पत्रकार थे देश के, और खुद अखबार निकालते भी थे, तो उस लिहाज से भी लेकिन यहां पर यह पत्रकारिता करके राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि देश में, जो उन्होंने कल एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि चमचे, याद कीजिए मीडिया के लिए कल दिल्ली में जो भाषण दे रहे थे राहुल गांधी, तो मीडिया के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने। और मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, मैं राहुल गांधी के साथ हूं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, जैसा आज जो अभी प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि अगर एक आदमी इंटरव्यू देता है, कहता है कि आइए इंटरव्यू लीजिए मेरा, लेकिन वीडियो क्या दिखाना है, मेरे इंटरव्यू में क्या दिखाना है ये मैं दूंगा, पूरा एडिट मैं करूंगा, पूरा का पूरा उसको करके उसके बाद आपको दूंगा, आप टेलीकास्ट कर दीजिए। जब ऐसी स्थिति रहेगी तो फिर ऐसे और नए पत्रकार पैदा होंगे, और हो रहे हैं। मुकेश कुमार जी जरा वहीं से आगे बढ़िए और इलेक्शन कमीशन तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। देखिए राजीव, मैं देखता हूं कि 35 साल का मेरा पत्रकारिता का कैरियर हो गया है, और मैंने पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा। अद्भुत है ये। 2 राजनीतिक दल के महत्वपूर्ण नेता चुनाव के बीच में जिस तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं, जो उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, जो उनके अंदर एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स इंडिविजुअल एंड ऑल्सो टुवर्ड्स द आइडियोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्टीज, टुवर्ड्स द इश्यूज ऑफ डिफरेंट पार्टीज, ये सब कुछ जोड़ के अगर हम देखें तो बेहद ही सराहनीय है। और रही बात इसकी
कि जो बात अभी प्रेम कुमार जी कह गए और आप कह रहे हैं पत्रकारिता का, ये मैंने अपने कैरियर में प्रिंट से लेकर के और टेलीविजन तक 14-15 संस्थानों में काम किया है फॉर वेरियस पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन मैंने कभी इस तरह की स्थितियां नहीं देखी थी जो आज के हम संपादकों की देख रहे हैं। शर्म आती है। आज स्थिति यह है, मैं कई बार साथियों से कह रहा था और यहां दर्शकों के बीच भी कहना जरूरी है, क्योंकि वो दर्शक ही तो हैं जो हमें भी देखते हैं और औरों को भी देखते हैं, कि आज की तारीख में न्यूज रूम में 35 साल से 38 साल से ऊपर का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको देख करके उसके जूनियर्स ये सोच सकें कि हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए, हम इनसे कुछ सीखें, कुछ इमिटेट करें। हम लोगों के कैरियर में ये सब चीजें होती थी और इसी से एक पेशा समृद्ध बनता है। संपादकों की जो स्थिति है कि उनको एडिटेड वीडियो थमा दिया जाता है, ले जाइए दिखाइए, तो उससे बढ़िया तो था आप राष्ट्र के नाम संबोधन कर देते जैसे नोटबंदी के लिए कर रहे थे। विज्ञापन ही तो है, और क्या है ये। तो सवाल यह है कि इस तरह का काम आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने अपना जमीर, अपनी आत्मा सब बेच दी है, अपना पेशा बेच दिया है। बहुत दुखद है, बेहद दुखद है। राजनीतिक विचारधारा किसी व्यक्ति की हो सकती है, होनी ही चाहिए, लेकिन जब आप एक पेशा कर रहे हैं, जब आप एक पेशे से जुड़े हुए हैं, तो आपका सबसे पहला काम है जन सरोकार की बात करना। आपका सबसे पहला काम है जनता क्या महसूस कर रही है, जनता के हित में क्या है, ये बात बताना। और आप कर क्या रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा टूल बन गए हैं। एक तरफ तो ये स्थिति है, दूसरी तरफ जो आपने कही चुनाव आयोग की बात, क्या कहें, मैं तो बार बार कह चुका हूं, चुनाव आयोग से ज्यादा निहायत भ्रष्ट और पतन वाली स्थिति में आज की तारीख में कोई भी लोकतांत्रिक संस्था नहीं है इस देश की। मैं एक बार को यह मानने को तैयार हूं कि जो कुछ भी ईडी कर रहा है, जो कुछ भी सीबीआई कर रही है, वहां पर जो मिसयूज है, जो एब्यूज ऑफ पावर है, अथॉरिटी है, उसका मैग्नीट्यूड में बहुत छोटा मानूं चुनाव आयोग की परफॉर्मेंस के सामने। कहां से शुरू करें, किस बात से हम यकीन करें कि हमारा चुनाव आयोग कहलाने लायक है? मुझे तो लगता है कि ये बीजेपी की ABCD कोई टीम है। ये क्या है भाई? हम लोगों को ये बातें कहने को क्यों मिलनी चाहिए कि हम चुनाव आयोग की आलोचना करने के लिए शब्द जुटाएं और प्रसंग जुटाएं? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। हमारा ये काम ही नहीं होना चाहिए। उल्टा कोई कमी हो तो हम चुनाव आयोग की लाचारियों को, मजबूरी को बताएं और बताएं कि नहीं साहब, डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए हमें ऐसा नजरिया रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से, और यही नहीं, संविधान के संरक्षक की भूमिका, जो संविधान के संरक्षक की भूमिका सुप्रीम कोर्ट की होनी चाहिए, मैं पूरे अदब के साथ, पूरे लिहाज के साथ न्यायपालिका की इज्जत करते हुए ये कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका अपना वो धर्म नहीं निभा रही। आप संरक्षक है संविधान के, आप सारे के सारे एजेंसीज के, सारी की सारी अथॉरिटीज के आप कस्टोडियन है। आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये, और इसीलिए आप देखिए न्यायपालिका को जो सबसे बड़ी ताकत दी गई है वो है सो मोटो एक्शन की। ये कोई छोटा मोटी ताकत नहीं है, ये ताकत और किसी भी विंग को नहीं दी गई सो मोटो एक्शन की। क्यों? इसीलिए दी गई है कि अगर आप किसी भी स्टेज पे देखते हैं कि संविधान से जुड़ी हुई कोई भी संवैधानिक संस्था अगर अपना फर्ज ठीक से नहीं निभा रहे, तो आप वहां एक्टिव होइए, सक्रिय होइए और आप इंटरवीन कीजिए। लेकिन वो तो नहीं हो रहा है। ऐसी स्थितियां क्यों हमारे सामने आ रही? आप देखिए चुनाव अभी, मैं समझता हूं कि 60% चुनाव हम लोग ये मान सकते हैं कि खत्म हो गया, 60 to 65%। यहां तक आते आते कोई एक घटना ऐसी दिख रही जिससे लग रहा है कि हाँ, चुनाव आयोग के अंदर कोई जमीर बचा है, कोई संवेदनशीलता बची है, वो किसी नियम, कायदे, कानून की इज्जत रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। याद कीजिए, जब वो बीजेपी और कांग्रेस के अध्यक्षों को चिट्ठी भेजते हैं, वो चिट्ठी कोई ऑर्डर नहीं है, सिंपल एक डायरेक्शन है, आप लोग ऐसा करें तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। ये प्रवचन है भाई, आपका ये काम नहीं है। अगर आप रेफरी हैं तो कोई खिलाड़ी फाउल कर रहा है तो आपका काम है विसिल बजाना और उस खिलाड़ी के खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन लेना जो आपके रूल बुक में लिखा है, पर आप वो भूमिका निभा ही नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या उसकी इज्जत करें और क्यों करें? बहुत दुखद है। आपको मैं बताऊं, देखिए ये जो सर्वे आया है इसका कि 58 क्या नाम है, लोकनीति का कि 58%, जी हाँ, लोकनीति का कि 58% लोगों का आज की तारीख में ईवीएम में यकीन बचा है, जो आज से
10 साल पहले, 5 साल पहले उन्हीं इसी संस्था की ओर से किए गए दूसरे सर्वे में कहीं 78%, कहीं 80%, कहीं 82% होता था। यानी आम जनता भी ये महसूस कर रही है कि ये ईवीएम क्रेडिबल नहीं है, ये ईवीएम विश्वसनीय नहीं है। किसी के पास ब्लैक एंड व्हाइट में इस तरह का सबूत नहीं है जो कि साबित कर दे कि लो भैया ये दूध का दूध, ये पानी का पानी। लेकिन शंकाओं को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी? एक तरफ चुनाव आयोग की खुद की है और दूसरी तरफ अगर चुनाव आयोग अपना फर्ज और धर्म ठीक से नहीं निभाता तो सुप्रीम कोर्ट की है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लंबी चौड़ी बहस सुनी और खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, जी कुछ नहीं निकला उससे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चुनाव आयोग की आपके ऊपर, मेरे ऊपर अगर सवाल उठते हैं तो अल्टीमेटली हम क्या कहते हैं, भैया हमारी जांच कर लो, हमारी देख लो, परख लो। यही तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, यही तो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन चुनाव आयोग ने तो ये कभी नहीं किया। और इस चुनाव में तो आप देख लीजिए शुरू से अंत तक अभी तक जितनी तरह की भी समस्याएं, जितनी तरह की बातें आई हैं, कोई हाईकोर्ट का पूर्व जज राजनीति में आता है और वो ममता बनर्जी के खिलाफ किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करता है सार्वजनिक तौर पे, और चुनाव आयोग के पास एक्शन लेने के लिए क्या मिलता है? क्या एक्शन लिया चुनाव आयोग ने? अरे तुम लोग ठीक से रहो यार, बस इतना ही एक्शन लेना था आपको। ये दुखद है ये चुनाव जिस ढंग से, और यही सब चीजें हैं। देखिए मजे की बात यह है, अच्छी बात यह है कि इस देश की जनता ये तमाम चीजों को देख सुन समझ रही है और तभी उसके अंदर इस तरह का गुस्सा, नाराजगी, आक्रोश, ये सब कुछ हमारे सामने आ रहा है। किस तरह के रूप में आ रहा है? इन रैलियों के रूप में आ रहा है। 45 डिग्री 47 डिग्री के टेम्परेचर में घर से बाहर निकल करके जा करके आप रैलियों में भाग लेते हैं और इतनी बड़ी संख्या में लेते हैं। ये ऑर्गेनाइज बुलाई हुई भीड़ नहीं है। बीजेपी की रैलियों में खाने पानी हर चीज का इंतजाम रखा जाता है, उनके पास संसाधन है इस चीज के। विपक्ष की पार्टियों के पास तो वो ताकत है नहीं। इसीलिए मैंने बार बार कहा और हमारे अन्य साथियों ने भी कहा, ये चुनाव सीधे सीधे जनता लड़ रही है। सभी साथियों ने ये बात अपने अपने ढंग से कही। ये स्थिति क्यों आई है? ये स्थिति सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि चुनाव आयोग अपना काम उसने किसी भी स्तर पर ठीक ढंग से नहीं किया। जी राजीव। जी बिल्कुल चुनाव आयोग को लेकर बहुत सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं। 6% इजाफा अगर वोटिंग वाले दिन से लेकर और 11 दिन बाद हो जाए पोलिंग में, तो इसको क्या कहा जाए? इन सब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगी हुई हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 24 तारीख तक जवाब देना है। लेकिन तब तक क्या ये कहा जाएगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, या आगे कुछ होने वाला है? लेकिन लगे रहें तो बेहतर होगा। आज न कल कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा, इसकी उम्मीद करें। बेहतरी की उम्मीद होनी भी चाहिए। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूं, आपसे ज़रा समझूं कि क्या जो राहुल गांधी जिस राह पे इस राजनीति को लेके गए हैं, उनके हिसाब से उन्होंने एक वैकल्पिक व्यवस्था की, वैकल्पिक राजनीति कह सकते हैं वो व्यवस्था, इसलिए ना सिर्फ क्योंकि राजनीति में जहां मीडिया एक बड़ा रोल प्ले करता है, हम आप सब एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन एक और मीडिया है जो टेलीविज़न, जो दीवारों पे टंगा हुआ और उसको उस पर एक भरोसा रहता था, उस भरोसे को उस टेलीविज़न ने खोया है। और इतना ही नहीं, स्पेस नहीं देना, एक अलग माहौल पैदा करना। इसी दिल्ली में आपने देखा 2 दिन पहले कन्हैया कुमार को कोई लड़का आता है और माला पहनाता है और पहनाकर एक थप्पड़ जड़ देता है जोर से, बिल्कुल इसी दिल्ली में। और वो घूम रहा, अभी वीडियो बना रहा है, वीडियो बना करके वो पोस्ट कर रहा है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाला है। और उसके बाद भी इस देश में, मतलब जो राजनीति, मैं जरा कुछ चीजें टिटबिट्स इसलिए रख रहा हूं क्योंकि देश की राजनीति में और जो जिनके हवाले ये देश है, ये कर क्या रहे हैं और विपक्ष कहां है, किस जगह पे पहुंचा हुआ है जहां असहाय है। और ऐसे में जो हुजूम हम देख रहे थे, जन सैलाब देख रहे हैं, वो विपक्ष को एक उम्मीद देता है ये जन सैलाब। और इसीलिए यहां पर आपके जरिए, आप सबके जरिए ये समझना, और हमारे तमाम लाखों की संख्या में इस प्रोग्राम को देखते हैं हमारे तमाम साथी दर्शक जो हैं, और उन तक भी ये बात पहुंचाने की कोशिश जरूर करना चाहता हूं कि देर है अंधेर नहीं। और क्या आपको लगता है, क्योंकि चाहे वो कन्हैया का मामला हो, चाहे वो राहुल गांधी को पप्पू बनाने का मामला हो, देखिए ये इसी देश की राजनीति में 2 बहुत बड़े उदाहरण हैं। पहले राहुल गांधी को पप्पू बनाया गया, उसके बाद कन्हैया कुमार जैसे युवाओं को देश के टुकड़े टुकड़े गैंग में तब्दील किया गया, इसी देश ने देखा है। और अब अभी भी कुछ ना कुछ अंदर खाने चल ही रहा है। और ऐसे में ये राजनीति और उसमें इलेक्शन कमीशन से भरोसा उठना,
एक साथ आप एक नहीं दो दो लोगों को अपॉइंट करते हैं, उससे पहले आप पूरी नियम कायदे को बदल डालते हैं इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर के। सब कुछ इस देश ने देखा है, उसके बाद भी हम आप जैसे लोग इस उम्मीद के साथ कि इस देश में जो होगा सो अच्छा होगा, भला होगा, इसलिए इस कार्यक्रम को भी करते हैं और इसीलिए थोड़ी उम्मीद जगाए रखने की कोशिश भी करते हैं। जरा समझूं आपसे भी कि कैसे देखते हैं इस देश की इस वैकल्पिक राजनीति को। जोड़ दूं, प्रेम कुमार जी ने जिसका जिक्र किया, जो वीडियो वायरल हो रहा है कि एक लड़का 7 या 8 बार वोट डाल गया, अब तक की जानकारी के मुताबिक वो फर्रुखाबाद सीट पर किसी मतदान के समय का है और मुकेश राजपूत वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिनके नाम के आगे वो बटन कमल के फूल का दबा रहा है। अब इसके बाद चुनाव आयोग क्या करेगा, कैसे पता लगाएगा कि किस मतदान केंद्र का है वो? मुकेश राजपूत के नाम की वजह से तो क्लियर हो गया कि वो फर्रुखाबाद सीट का है। इसके अलावा चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर अभी मुकेश कुमार जी भी बात कर रहे थे, आप भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में संभवतः किसी अखबार में विज्ञापन छपा है प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ और उसमें मंदिर की तस्वीर लगी हुई है। पूरा विज्ञापन धार्मिक आधार पर है। हिमंता विश्व शर्मा ने आज फिर एक बयान दिया जिसमें सीधे मुल्लों का ऐसा किसी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। अनगिनत उदाहरण है इस बात के कि धर्म के नाम पर किस तरह वोट मांगे जा रहे हैं, किस तरह सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ाने की कोशिशें चल रही हैं। इसके बावजूद चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा। जी, वोटों की गिनती बढ़ने की बात आपने कही है। एसवाई कुरैशी जो चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, उनका एक इंटरव्यू छपा है अखबार में। उन्होंने कहा है कि दूसरे दिन की सुबह 7 बजे के बाद तो किसी भी सूरत में वोट बढ़ नहीं सकते। 1 करोड़ वोट बढ़ गए हैं चौथे चरण के मतदान के बाद। ये वोट कहां से आए? कैसी मशीनों में गिनती हो रही थी? फॉर्म 17-17C सबके बावजूद इतने दिनों तक ये 6% वोट कैसे बढ़ गए? तो जब 4 तारीख को नतीजे निकलेंगे, मशीनें खुलेंगी, परिणाम सामने आएंगे, तब हमें ये याद रखना होगा कि चुनाव आयोग क्या कर रहा था, किस तरह वोट बढ़ रहे थे। वैकल्पिक राजनीति की बात हो रही है। राहुल गांधी के लिए अभी प्रेम कुमार जी ने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया शब्द कि वो जनता के एडिटर के रूप में काम करने लगे हैं। वे जिस ओर इशारा कर रहे थे, प्रधानमंत्री के जितने इंटरव्यू अभी आपने बताया 35 इंटरव्यू शायद हो गए जी, वे सब कहाँ हो रहे हैं? 38 वे इंटरव्यू कहाँ हो रहे हैं? उसके बाद वो किस तरह एडिट होकर दिए जाते हैं पीएमओ की तरफ से, इस बारे में भी खबरें चल रही हैं। सुप्रिया सुरीनेत ने आरोप भी लगाया है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं राजीव जी। मैं ग्वालियर में था, मुझे भी 35 साल हो गए पत्रकारिता में। हमारे अखबार में एक फोरमैन थे, पेस्टिंग वगैरह का समय आ चुका था, ऑफसेट मशीनें आ गई थी। ईदे मियाँ काफी उम्र दराज थे, उन्होंने आपातकाल का दौर देखा था, तब भी वे अखबार में काम करते थे। ईदे मियाँ हम लोगों को बताया करते थे कि जब इमरजेंसी लगी थी तब जिला प्रशासन की ओर से एक सेंसर ऑफिसर जैसा होता था, जनसंपर्क कार्यालय, वहां मोती महल एक जगह है जहां डिविजनल कमिश्नर बैठा करता था। शाम को जब उस वक्त तो हैंड कंपोजिंग का दौर था, मशीनें तो आई नहीं थी 77 में, आपात का 75 से 77 के बीच में। तो ईदे मियाँ पेज लगने के बाद वो हैंड कंपोजिंग वाला मुकेश भाई, प्रशांत जी, वो साइकिल पर लेकर जाते थे, पूरा सेट किया हुआ कसा हुआ, और वहां 10 बजे तक 11 बजे तक बैठे रहते थे, जब तक वो अधिकारी उस फर्मे को देख नहीं लेता था, सेंसर ऑफिसर, कि इसमें क्या छपने जा रहा है, तब तक अखबार छपने नहीं जाता था। फिर ईदे मियाँ वो लेकर आते थे फर्मा पूरा। अगर कोई खबर हटाने को उसने कह दिया कि ये खबर नहीं जाएगी सेंसर ऑफिसर ने, तो आप सोचिए फिर 2 घंटे और लगते थे एक एक अक्षर। जिन लोगों ने, नई पीढ़ी ने तो हैंड कंपोजिंग ही नहीं देखी है, हमने तो उस दौर में भी काम किया है। एक खबर को कंपोज करने में कितना समय लगता था, तो वो था सच्चा आपातकाल, घोषित आपातकाल, कि सरकार की निगाह में से गुजरकर ही अखबार छपते थे जी। लेकिन यह घोषित आपातकाल है। स्वयं प्रधानमंत्री के कसीदे वाले, चारण गान वाले, चंदर बरदाई वाले ग्रंथ भी उनकी निगाह के बिना, पीएमओ के संपादन के बिना प्रसारित और प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। ऐसे में जरूरत उसी चीज की है कि जो जनता की पत्रकारिता नेता खुद करने लगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव अगर सवाल जवाब कर रहे हैं तो ये हमारे और आपके पेशे के लिए भी खतरा है। कपिल सिब्बल इंटरव्यू कर रहे हैं,
नेता वकील सब आजकल ये काम करने लगे, लेकिन ये मजबूरी में हुआ है कि जब मीडिया ने अपना काम नहीं निभाया ठीक से, तब लोगों को ऐसा करना पड़ा। हम और आप तो अपना काम ठीक से कर ही रहे हैं। अंतिम बात, जिस वैकल्पिक राजनीति की बात आपने कही, देश को धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है कि कौन जनता के मुद्दों पर बात करता है, कौन जनता को सर्वसुलभ है। प्रधानमंत्री इंटरव्यू में आपने कहा कि प्रतिप्रश्न नहीं किया जाता, काउंटर क्वेश्चन नहीं होते। एक इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपने सवाल नहीं पूछा, मैं खुद ही सवाल पूछ लेता हूं। अभी 2 दिन पहले का इंटरव्यू है जी। वे कह रहे हैं मैं अपने लिए सवाल भी पूछे लेता हूं। शायद कश्मीर को लेकर उन्होंने कोई सवाल खुद सवाल बना दिया, जो मूल सवाल पूछा गया था उसका उत्तर तो दिया नहीं, अपने द्वारा निर्मित पहले से तैयार किया गया सवाल खुद ही पूछा, खुद ही उत्तर दे दिया जी। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो देश के सामने परिदृश्य है, वो देश को तय करना है कि उसे किसे चुनना है। उन्हें जो जनता की बात कर रहे हैं, उन्हें जो पारदर्शी हैं, इस तरह के मंच पर बैठकर एक दूसरे की असहमतियों पर भी बात कर रहे हैं, वैचारिक असहमति पर भी बात कर रहे हैं और भविष्य के रोड मैप पर भी बात कर रहे हैं, या उन्हें चुनना है जो दिन रात सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, उनके पास इसके सिवा कुछ नहीं है। 5वें चरण तक आते आते वे POK को लेकर आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं एक बार और मौका दे दिए मोदी जी को तो 6 महीने में पाक अधिकृत कश्मीर का विलय करा लेंगे। हमारे देहात में राजीव भाई, मुकेश भाई जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे, आज तो नहीं, आज से 30-40 साल पहले दिशाशूल नाम का एक शब्द हुआ करता था। दिशाशूल, किसी काम को शुरू करने यात्रा पे निकलते समय घर के बुजुर्ग या तो पत्रा देखकर पंचांग में से कहते थे उस दिशा में नहीं जाना, उस दिशा में दिशाशूल है। तो योगी आदित्यनाथ से मुझे ये पूछना है कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की ओर कोई दिशाशूल निकला हुआ था, कोई दिशाशूल था कि मोदी जी उस पर चढ़ाई नहीं कर सके, और तीसरी बार बन जाएंगे तो 6 महीने में चढ़ाई करके उसे अपने नक्शे में शामिल कर लेंगे। ये उनके दिवालियेपन की निशानी है राजीव जी। उन्हें ये इलाहाबाद की भीड़, फूलपुर की भीड़ डरा रही है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इलाहाबाद हो, फूलपुर हो, या ये चुनाव जो 4 चरणों में बीत चुका है उसकी बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम बातें जो हैं, तमाम चीज़ें जो ऑन गोइंग प्रोसेस है जो चुनाव का, वो डरा रही हैं, ये तो तय मानिए। इसीलिए अलग अलग, और अब तो RSS से भी अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश हो रही है। चलिए खैर, अभी जो चर्चा हम कर रहे थे, मुकेश जी ने भी चर्चा की, प्रेम कुमार जी ने भी चर्चा की, आपने भी कही, और उस विजुअल की, उस तस्वीर की जो अभी आप फर्रुखाबाद का जिक्र कर रहे थे कि वहीं की तस्वीर है जिसमें एक लड़का एक नहीं बल्कि 7-8 बार वो कमल के फूल पर बटन दबा के वीडियो बना के उसे वायरल करता है। उस वीडियो को नहीं दिखाएंगे हम क्योंकि हो सकता है कॉपीराइट का मामला हो, लेकिन उसी वीडियो पर पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और अखिलेश यादव के उस ट्वीट को रीपोस्ट किया है उस पर कमेंट लिखते हुए राहुल गांधी ने। जरा दोनों के ट्वीट को दिखाता हूं। पहले अखिलेश यादव को देखिए, लिख रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग को लगे कि यह गलत हुआ है तो वो कुछ कार्रवाई जरूर करे, नहीं तो भाजपा की बूथ कमेटी दरअसल लूट कमेटी है, हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा। ये उसी वीडियो को ट्वीट करते हुए उसके साथ में इन्होंने शेयर किया। इसके बाद इसी को रिपोस्ट किया है अपना कमेंट लिखते हुए राहुल गांधी ने। लिख रहे हैं कि अपनी हार सामने देखकर भाजपा जनादेश को झुठलाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बनाकर लोकतंत्र को लूटना चाहती है। कांग्रेस चुनावी ड्यूटी पर कर रहे सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा करती है कि वो सत्ता के दबाव के सामने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी न भूलें, वरना इंडिया की सरकार बनते ही ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे कोई भी संविधान की शपथ का अपमान करने से पहले 10 बार सोचेगा। यह सीधी चुनौती सीधे कहें तो ऐसे लोगों को, ऐसे अधिकारियों को यहां पर राहुल गांधी ने दे दी है जो कह रहे हैं कि इंडिया की सरकार बनते ही, कह रहे कांग्रेस चुनावी ड्यूटी कर रहे सत्ता के दबाव के सामने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को न भूलें, वरना इंडिया की सरकार बनते ही ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे कोई भी संविधान की शपथ कोटेड का अपमान करने से पहले 10 बार सोचेगा। ये राहुल गांधी साफ साफ यहां कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही हम क्या करने जा रहे हैं, अभी भी मौका है, 3 फेजेज अभी होने हैं, संभल जाओ, सुधर जाओ। ऐसे ही कहा जाए प्रशांत टंडन जी?
राहुल गांधी की ये जी यहाँ पे चेतावनी। एक मिनट, डॉक्टर राकेश पाठक जी कुछ जोड़ रहे हैं जी, डॉक्टर साहब। नहीं, मैं सिर्फ इतना जोड़ रहा हूँ, जिस लड़के ने वोट डाले हैं वो वीडियो उसने खुद बनाया है, शायद उसके हाथ में सेल्फी स्टिक है, किसी कॉपीराइट का कोई चक्कर नहीं है, ट्विटर से हम और आप दर्शकों को दिखा सकते हैं। जी प्रशांत जी प्लीज। जी 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 देखिए, एक तो पहली बात की ये वीडियो अगर सही है तो ये डूब मरने की बात है चुनाव आयोग के लिए कि ये बगैर चुनाव वहां पे जो अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, उनके मर्जी के बगैर नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर ये सुबह की मॉक पोलिंग के वक्त का भी है, चुनाव के पहले की, तो भी ये गलत है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि मॉक पोलिंग के वक्त का वीडियो है। तो ये सीधी चुनौती इस लड़के ने चुनाव आयोग को दी और इनकी कलई खोल दी है। आप सोचिए कि ये वीडियो आया है, ऐसे न मालूम कितने वोट डाले गए होंगे जिनके वीडियो नहीं बने। ये चुनाव आयोग अगर ऐसे कर रहा है तो बहुत शर्म की बात है, और वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में कामयाब बिल्कुल विफल है, बुरी तरीके से विफल है और शर्मनाक तरीके से विफल है, पहली बात। दूसरी बात कि राहुल गांधी की ये चेतावनी बहुत आवश्यक है, बल्कि मैं कहूंगा कि ये जो चुनाव के बड़े अधिकारी हैं, चुनाव आयुक्त हैं, ये सब प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और विपक्षी पार्टियों को इनकी जन्मपत्री निकाल कर रख लेनी चाहिए और सरकार बने तो इनके खिलाफ समुचित कार्रवाई तुरंत करें, कोई आयोग का गठन करें और इनको भी सत्ता का जो संविधान को की सीमा लांघने का जो काम ये कर रहे हैं उनका सबक इनको देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के हत्यारे हैं ये लोग। इन्होंने संविधान की शपथ खाकर अगर ये ऐसा काम कर रहे हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें ब्यूरोक्रेसी को संज्ञान में लेना चाहिए कि वो गंभीरता से अपना काम करें। दूसरी बात की राजीव जी, अब इस चुनाव को मैं अगर देखूं कि जब हम लोग कहते हैं कि चुनाव पलट गया, हम लोग चुनाव की शुरुआत में ये सोचा ही नहीं था कि चुनाव इस तरफ चला जाएगा जहां चला गया। और अब आप देखिए कि जो विपक्षी नेता हैं, इनको चुनाव की रैलियां करने में मजा आ रहा है, ये उसका आनंद ले रहे हैं जी। ये लोकतंत्र के फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। ये स्थिति आ जाएगी हम लोगों ने सोचा नहीं था। और दूसरी तरफ आप नरेंद्र मोदी के भाषण देखिए, उनके पहली बात की कोई भी सकारात्मक संदेश नहीं है, बहुत कुढ़ते हुए वो बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं, नकारात्मक बातें कर रहे हैं, सिर्फ आलोचना कर रहे हैं, कोई एजेंडा रख नहीं पा रहे हैं। और बीजेपी ने भी मोदी की गारंटी को अब रिपीट करना बंद कर दिया है। अब वो केवल ये चाह रहे हैं कि मतदाता पहुंचे मतदान केंद्र में, ये उनकी बड़ी चिंता हो गई है जी। और जिस तरीके से पोलिंग कम हो रही लगातार, ये बीजेपी की बहुत बड़ी चिंता है। हम पहले भी कह चुके हैं कि बीजेपी शासित या बीजेपी का जहाँ पे गढ़ है, जो बीजेपी के स्ट्रांग स्टेट्स हैं, वहाँ पे महिलाओं की वोटिंग बहुत ज्यादा कम हुई है। ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। और कल जब चुनाव होगा 5वें चरण का, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, बहुत महत्वपूर्ण महाराष्ट्र है, और मुंबई की 6 सीटें हैं, जिसमें पीयूष गोयल जी का भी चुनाव है वहां पे। तो मुंबई की सीटें हैं, महाराष्ट्र की सीटें हैं, ये सब कल जो है वो तय हो रहा है। और अभी तक जो चुनाव हुआ है राजीव जी 4 चरणों का जी, वो स्पष्ट संकेत दे रहा है कि बीजेपी इन 4 चरणों में बहुमत खो चुकी है अपना। अब करेक्शन कितना आता है ये देखना होगा। तो मुझे लगता नहीं कि करेक्शन आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अपोजिशन का कैंपेन इवॉल्व हो गया, 5वां चरण आते आते अखिलेश यादव और राहुल एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे हैं। ये सोचा नहीं था कि चुनाव इस तरफ चला जाएगा। तो ये चुनाव जो है बड़ा यादगार रहेगा। और ये शैली है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, आप ये देखा ये शैली तो
अंतर्राष्ट्रीय रूप से अब इसको लोग कॉपी करेंगे। मोदी साहब की दूसरी तरफ शैली क्या है? वो पहले सजे हुए मंच, बहुत महंगे ऊंचा आसन, भाषण, मीडिया, इसके बाहर वो निकल नहीं पाए। जो 21st सेंचुरी का जो कैंपेन है, जो जो डिजिटल मीडिया और रील्स के ज़माने का जो कैंपेन है, उसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी नेता इवॉल्व कर गए। मोदी वहाँ इवॉल्व नहीं कर पाए और ये उनका सबसे बड़ी विफलता मानी जाएगी। उनकी ओवर डिपेंडेंस उस मीडिया के प्रति जो 10 साल से नफरत कर रहा था। और एक आखिरी बात राजीव जी, जितना मैं समझ रहा हूँ चुनाव को, अगर जमीन पर जाने के बाद बहुत से हमारे बुद्धिजीवी, ये पत्रकार घबरा जाते हैं। मैं बड़े खुले रूप से कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी जितना हिंदू मुसलमान कर सकते हो कर लें, और ज्यादा कर लें जी। अब उसका असर नहीं हो रहा है राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जितना भी हिंदू मुसलमान करना है कर लें, जो भी करना है कर लें, लेकिन धरातल पे जमीन पर चुनाव जनता लड़ रही है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए आज जो तस्वीरें आप लोगों ने देखी, वो तस्वीरें कहीं ना कहीं सुकून देने वाली हैं इस देश के लोकतंत्र के लिहाज से। और उसमें भी विपक्ष जिस प्रकार और भाषण देने का मौका नहीं मिला, लेकिन दोनों बैठकर, दोनों नेता अखिलेश यादव, राहुल गांधी, दोनों मिलकर आपस में और उन मसलों पे, उन मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं जो इस देश की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। और उन सब के बीच जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट पहलू चुनाव आयोग की तरफ, और उसमें अभी राहुल गांधी ने जो बात कही है, जो लाइन, 1 मिनट राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर आइए। फिर से धनंजय जी क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं जल्दी से, लंबा हो गया कार्यक्रम लेकिन ज़रूरी है। देखिए इसमें राहुल गांधी जो लिख रहे हैं, अपनी हार सामने देखकर भाजपा जनादेश को झुठलाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बनाकर लोकतंत्र को लूटना चाहती है। कांग्रेस चुनावी ड्यूटी कर रहे सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा करती है कि वो सत्ता के दबाव के सामने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी न भूलें, वरना, जी हां, ये वरना वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना इंडिया की सरकार बनते ही ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे कोई भी संविधान की शपथ का अपमान करने से पहले 10 बार सोचेगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। धनंजय जी आपके पास सीधा आना चाहता हूं, इसी लाइन से जरा अपनी बात बताइए। 10 बार सोचेगा, और ये आज सीधी चेतावनी है, सीधी चेतावनी उन अधिकारियों को जो वोटिंग के लिए, मतलब वोट करवाने के लिए जाते हैं, उन अधिकारियों को, इस देश के उन तमाम लोगों को जो संविधान की शपथ कुछ और चीज के लिए खाते हैं, करते कुछ और हैं। देखिए, संविधान की शपथ तो प्रधानमंत्री ने भी खाई और लोगों ने भी खाई, लेकिन उनको तो सजा जनता दे देगी। ये अफसर जो है, जो खास करके सेक्रेटरीज लेवल के हैं, आईएएस है, आईपीएस है, दरोगा, सब इंस्पेक्टर, तो खैर सजा पा सकता है कभी भी, लेकिन ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको ये देना जरूरी है। और जनता ये चाह रही थी। ये जो राहुल गांधी ने बोला है, ये जनता के विशेष डिमांड पे बोला गया है। और हम सब, आपके प्रोग्राम में और लोगों के प्रोग्राम में मैंने कहा है कि अगर आप अपराधी को, जो इस तरह के अपराधी जो सरकारी पदों पर बैठे हैं, बड़े पदों पर बैठे हैं, जो बॉस बन के बैठे हैं, उनको अगर संवैधानिक तमाचा नहीं पड़ेगा तो ये देश बहुत नीचे चला जाएगा। कई सारे वीडियोज आप देखिए कि आ रहे हैं जहां पुलिस किस तरह से बिहेव कर रही है आम लोगों के साथ, कहाँ किसी दलित को पीटा जा रहा है, कहीं किसी पिछड़ों को पीटा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे वीडियोज वायरल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बयान दिया है ट्विटर पे राहुल गांधी ने, बहुत जरूरी बयान है। और सरकार को ताकतवर होना चाहिए। ताकतवर से मतलब है संविधान को लेकर के जो उससे अपेक्षा की जानी चाहिए, राहुल गांधी ने वही कहा है जी। उसके बाद फिर मैं ये कहूं कि जो कहा असर के बारे में, एक तो प्रशांत भाई ने कि असर नहीं हो रहा, मैं कहूंगा असर उल्टा हो रहा है। जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं उनका असर उल्टा हो रहा है। और वो असर इस तरह उल्टा हो रहा है कि जो ये आज उदाहरण है, हम तो हालांकि देख रहे थे, पिछले 25 दिनों से देख रहे हैं कि परिवर्तन डिमांड में है, परिवर्तन मांगा जा रहा है। और मुंबई की जिन 6 सीटों की बात करना चाह रहे हैं, प्रशांत भाई ने कहा भी, मुंबई की 6 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार 6 की 6 सीटें आई थी भाजपा शिवसेना गठबंधन। इस बार भाजपा शायद गायब हो जाए वहां से,
और वहां आ जाएगा महाविकास आघाड़ी को, जी ऐसा दिख रहा है। क्योंकि जो समीकरण है वो तमाम समीकरण, इस बार सिर्फ मराठी की बात नहीं है। अभी अब देखिए, अभी मैं ट्विटर पे देख रहा था, ट्वीट किया है इसने तेजस्वी यादव ने, और तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो भी मुंबई में, महाराष्ट्र में, यूपी बिहार के लोग हैं वो महाविकास आघाड़ी को वोट करें। तो ये अपील है। आप ये भी एक लाइन में बता दूं कि जिस तरह से बिहार में लोगों की भीड़ उमड़ रही है तेजस्वी यादव की सभाओं में, अभी राहुल गांधी ने साथ में नहीं की है रैली, अभी शायद जाएंगे अभी राहुल गांधी, लेकिन जो यहाँ से दिख रहा है आपको इलाहाबाद से, और दूर नहीं है वहां से बिहार में भी ये असर दिखाई पड़ेगा। और मुझे लगता है ये जनसैलाब जो है वो नरेंद्र मोदी जी को याद दिला देगा, ये जो जनमानस है संविधान से संचालित है, मनुस्मृति से नहीं। वो राजा उसको नहीं चाहिए, उसको सेवक चाहिए, प्रधान सेवक जो लिखा था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने। प्रधान सेवक खाली एक तगमा गले में लटका लेने से नहीं होता है, सेवक के तौर पे काम भी करना पड़ता है। और आपने क्या काम किया, ये सवाल उनके सामने है। और मुझे लगता है 41 इंटरव्यू में जो सवाल नहीं किए गए, वो सवाल अब ये जो 3 चरण के चुनाव है जनता करेगी, और नरेंद्र मोदी बैठकर इस पर विचार करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, नरेंद्र मोदी उधर विचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी विचार करना है और जवाब देना है 24 तारीख तक। आज तारीख 19 है, 5 दिन बाद यानी 24 तक, और 3 जजों की बेंच जो है इस पे सुनवाई कर रही है कि आखिर इतने आंकड़े 1 करोड़ 7 लाख वोट कैसे बढ़ गए। ये अपने आप में चौंकाने वाले हैं, क्योंकि चुनाव के दिन, मतदान के दिन जो रात का समय, रात के वक्त तक जो आंकड़े आए वो कुछ और आए, और उसके बाद जो आंकड़े आए, फाइनल आंकड़ा आता है तो हर राज्य में उसमें बढ़ोतरी कैसे हो गई है। और ये जो 3 जज हैं उसमें डीवाई जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हैं, जस्टिस जेबी पारदीवाला हैं और जस्टिस मनोज मिश्रा की जो खंडपीठ है, इन्होंने अभी 24 तारीख तक जवाब मांगा है। और इस बीच एक तरफ तो चुनाव में मतदान की प्रक्रिया, और उसके बीच आप देख रहे हैं कि फाइनल आंकड़ा जो आता है उसमें 1 करोड़ 7 लाख की बढ़ोतरी, और दूसरी तरफ एक लड़का जो दनादन फर्रुखाबाद की घटना है, और हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी बता भी रहे थे, वो मैं भी अभी देख रहा हूं, मुकेश राजपूत हैं ये साहब फर्रुखाबाद से, और इनके नाम के सामने वो बटन दबा रहा है, एक नहीं 8-8 बार अगर बटन दबा रहा है तो ये क्या पता लगाना मुश्किल है ये लड़का कौन है, किस पोलिंग बूथ पे है। और ईवीएम जो है वो भी दिखाई दे रही है, उसमें शायद नंबर भी होगा, इससे पता चल सकता है अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो। क्या इलेक्शन कमीशन चाहेगा? अगर नहीं चाहेगा तो राहुल गांधी ने कह दिया है कि उन अधिकारियों को यह सचेत होना चाहिए कि वो अपना जिस संविधान की कसम खा करके वो अपना दायित्व निभा रहे हैं, वो दायित्व उसी संविधान की कसम के हिसाब से ही निभाएं, वरना आने वाला वक्त अगर इंडिया का है तो आप समझ सकते हैं कि आपको 10 बार सोचना होगा कि आपने जो गलती की है और वो गलती आपने कैसी कर दी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, और साथ साथ कल मतदान है सुबह सुबह, हमेशा की तरह आपसे मुलाकात होगी ही। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं धनंजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश कुमार जी, मुकेश जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी मुकेश जी। एक दो बात जोड़ना चाहता हूं बहुत संक्षेप में, चलते चलते 1 मिनट का वक्त लूंगा ज्यादा से ज्यादा। देखिए, एक तो जो कुछ आज हम लोगों ने फूलपुर और करछना में देखा है, और जो हम बगल में रायबरेली और अमेठी में देख के आ रहे हैं, 100-150 किलोमीटर की दूरी है जी जी, और ये बता रहा है कि बाकायदा इतनी बड़ी लहर है और इतनी बड़ी आंधी है। कल के चुनाव में हम लोग इस चीज को, जब आप दिन में इसकी कवरेज करेंगे तो आप इस चीज को खुद महसूस करेंगे। और दूसरी बात कि राहुल गांधी की चेतावनी में मैं स्पष्ट कर दूं, जो अल्फाज इस्तेमाल किया गया, संविधान की शपथ लेने वाले, संविधान की शपथ कौन लेता है? सिर्फ चुनाव आयोग लेता है, ब्यूरोक्रेट्स नहीं लेते, सेक्रेटरी टाइप के लोग, छोटे मोटे चंद मंगू अधिकारी नहीं लेते हैं। संविधान की शपथ लेकर के सिर्फ चुनाव आयोग बैठता है उस कुर्सी पे, और चुनाव आयोग को हटाने की जो प्रक्रिया है वो है इम्पीचमेंट, और इम्पीचमेंट के अलावा जो दूसरी चीज है वो है क्रिमिनल एक्शन। तो ये बातें, इन सब चीजों की तरफ अगर राहुल गांधी ने आगाह किया है, पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन की ओर से आगाह किया, और सिर्फ इसलिए किया है कि आप अपने संवैधानिक दायित्व को नहीं निभा रहे हैं माननीय चुनाव आयोग।
बस राजीव, मुझे इतना जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, धनंजय जी और अमलेंदु उपाध्याय जी साथ में जुड़े थे, प्रेम कुमार जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस लंबी चर्चा में आप लोग बने रहे और बहुत गंभीर चर्चा, देखिए बहुत सारे आयाम हैं, बहुत कुछ इस चर्चा में। एक तरफ इंडिया गठबंधन और उसमें जो आज जनसैलाब था राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में, जिसमें एक कार्यक्रम में तो दोनों बात नहीं कर पाए, लेकिन आपस में जरूर इन लोगों ने एक दूसरे से चर्चा की। उस चर्चा की बानगी आप तक हम पेश कर रहे थे, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी डरावनी है। तस्वीरें जो इलेक्शन कमीशन एक तरफ कहता है कि कुछ नहीं हो सकता, कहीं छेड़छाड़ नहीं, लेकिन अगर एक लड़का एक नहीं बल्कि 7-7 8-8 बार वोट कर देता है बीजेपी को, और वो समझ भी आ रहा है कि कहां पे फर्रुखाबाद वो बीजेपी का कैंडिडेट, सारे नाम आ गए, तो क्या इलेक्शन कमीशन पता नहीं लगा सकता कि ये कौन है? ये एक इंपॉर्टेंट पहलू। दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव इसी मसले पे ट्वीट भी कर चुके हैं और राहुल गांधी ने सीधी सीधी एक चुनौती और इस हिसाब से ऐलान कर दिया है कि इस जंग में हमारी जीत होने जा रही है और आप तय मानिए कि इसके बाद कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। इन सब से एक मैसेज ये जा रहा है कि ये चुनाव एक दिशा पकड़ चुका है। कल सुबह से हम रहेंगे आपके बीच और लगातार चुनाव की प्रक्रिया, गतिविधियां, इन सब पर चर्चा करते रहेंगे। जैसा आप जानते हैं कि जिस दिन मतदान होता है उस दिन हम लगातार आप तक पल पल की रिपोर्ट कवरेज जो है, महा कवरेज आप तक पहुंचाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम साथियों का। मोसाबिर गनी भाई हमारे साथ बने हुए हैं और सांदिल रामानोजम भी हमारे साथ बने हुए हैं और अनूप राणा जी हमारे साथ बने हुए हैं, दिनेश सिसोदिया जी बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद जो चुनाव आयोग से जवाब मांगा है, कह रहे हैं दिनेश सिसोदिया जी। और अनूप राणा जी, जंग तलवारों से लड़ी जाती है, कलमों से लिख रहे हैं। और सुजीत चक्रवर्ती जी हैं हमारे साथ, गुड इवनिंग लिख रहे हैं। गुड इवनिंग आपको भी। अनिल भटनागर जी लिख रहे हैं कि आपकी और प्रशांत जी की महाराष्ट्र की कवरेज बहुत ही बढ़िया और आपने सभी वर्गों को कवर किया जो कि बहुत सराहनीय है। आपकी इस कड़ी मेहनत को शत शत नमन, शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद अनिल भटनागर साहब, बहुत धन्यवाद। पूरन कुजूर साहब आपको। गनी भाई लिख रहे हैं 1 जुलाई को 8,500 लेना है तो पंजे वाला बटन दबाना, जब सिलेंडर वाले सरेंडर कर रहे हैं तो 15 लाख वाले बाकी के 3 चरणों में क्यों नहीं हमारे साथ आकर ट्राई कर लें। खटाखट आप बाकी आपकी मर्जी। गनी भाई मऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश सिसोदिया जी देशवासियों को इंडिया को जिताइए लिख रहे हैं। और मुकेश मिनेकर साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश जी लिख रहे हैं, मुकेश जी का कमेंट ऊपर चला गया, लिख रहे हैं कि कहाँ गया मुकेश जी, माफ़ी चाहूँगा। जावेद खान साहब लिख रहे हैं शानदार चर्चा, डीवी लाइव की मेहनत रंग ला रही है। और सबीर जाजम भी हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट देख रहे हो ना विनोद, SC देख रहे हो ना विनोद लिख रहे हैं। जुड़े पिंटो भी हमारे साथ। एनोनिमस इज बीमार मैन लिख रहे हैं। और ऐसे ही पीयूष गेमर भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैरी सिंह भी बने हुए हैं और कोरिया भी बने हुए हैं। जावेद जी हमारे साथ बने हुए हैं। दोस्तों इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं और इसके बाद एक शानदार इंटरव्यू आप ज़रूर देखिए। और आवाम के आगे नतमस्तक हो जाता है कलयुग का तानाशाह, ये इंटरव्यू इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पर। और आप सबको उस इंटरव्यू के लिए छोड़े जाता हूं। और इंटरव्यू ऑलरेडी चल रहा है और इस इंटरव्यू को देखिए जिसमें आवाम के आगे कैसे नतमस्तक हो जाता है जो कलयुग का तानाशाह ये है। और दिविक रमेश साहब का से बातचीत की है हमारे साथी अतुल सिन्हा ने। और ज़रूर देखिए उस इंटरव्यू को। और इस चर्चा को यहीं मैं समाप्त करता हूं। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।